नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हां दोस्तों, यूपी एनएचएम की तैयारी करने वाले हर एक विद्यार्थी को जोड़ दीजिएगा। जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील करेंगे आज ही के सेशन में, क्योंकि कल आपका बहुत बेहतरीन पेपर होने वाला है। उस तैयारी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ क्वेश्चनों को फंसाने की कोशिश करेंगे आज के सेशन के अंदर। शुरुआत करने जा रहे हैं आज के दिन के बेहतरीन सेशन की बिना किसी देरी के। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, जो आपका दिल गवाही दे वो जवाब देते जाएगा और मैक्सिमम बच्चे को जल्दी से कनेक्ट कर देना जिसका ख्वाब यूपी एनएचएम है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द डिलीरियम इंक्लूड। कौन सा ऐसा क्लिनिकल फीचर्स है जो आपको डिलीरियम के बारे में जानकारी देता है? सर डिलीरियम क्या होता है? तो डिलीरियम का मैंने बताया था भैया जी, साइकोसिस दो प्रकार के होते हैं। क्या बताया था? साइकोसिस। क्या बताया था डियर? साइकोसिस। साइकोसिस कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है ऑर्गेनल। कौन सा होता है भैया जी? ऑर्गेनल। दूसरा कौन सा होता है? फंक्शनल। दूसरा कौन सा होता है? फंक्शनल। ऑर्गेनल के अंदर ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है और फंक्शनल के अंदर फंक्शन डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। अब सर ऑर्गेनल में कौन आएंगे? तो एक तो आएगा डिलेरियम, एक तो कौन आएगा? डिलेरियम। और दूसरा कौन सा आएगा? डिमेंशिया। दूसरा कौन आएगा सर? डिमेंशिया आएगा। लेकिन फंक्शनल में सर फंक्शन किस किस के डिस्टर्बेंस होंगे? तो फंक्शनल में आता है एक तो सीजोफेनिया। कौन आता है? सीजोफेनिया आएगा। डिप्रेशन देखने को मिलेगा। और कौन देखने को मिलेगा भैया जी? मेनिया देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना। सर साइकोसिस क्या होता है? न्यूरोसिस क्या होता है? साइकोसिस का मतलब वो बीमार व्यक्ति, वो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति जिसको अपनी बीमारी के बारे में जानकारी नहीं है। अगर मुझे कोई मानसिक रूप से बीमारी है और आपने बोला कि सिद्धार्थ सर आपका दिमाग सही काम नहीं करता, मैंने बोला कि मेरा तो करता है, तेरा नहीं करता। अगर ये शब्द मैं काम में लेता हूं, इसको मतलब मुझे बीमारी कौन सी है? साइकोसिस। यानी अब्सेंस कौन है? इनसाइड। अगर मेरे अंदर इनसाइड क्या देखने को मिले भैया जी? अब्सेंट देखने को मिलेगी। मेरे जजमेंट, यानी अगर मान लीजिएगा मुझे रोड क्रॉस करनी है और मेरा जजमेंट सही नहीं है, कि पता ही नहीं है गाड़ी आते टाइम रुकना है, गाड़ी जाने के बाद जाना है, ऐसा कोई भी जजमेंट नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब मानसिक रूप से क्या हूं? बीमार हूं। यानी कौन डिस्टर्बेंस हो गया? जजमेंट। कौन भैया जी? जजमेंट। जजमेंट भी क्या देखने को मिलेगा? अब्सेंट देखने को मिलेगा। इनसाइड भी अब्सेंट देखने को मिले, जजमेंट भी अब्सेंट देखने को मिले। बीमारी अरे मुझे नहीं है, मैंने एग्जांपल दिया था, कभी कभी खुद का भी दे देता हूं, आपको अच्छा लगना चाहिए। क्लियर है? हमेशा आपका देता हूं तो जरूरी थोड़ी है आपका देते हैं, कभी खुद का भी दे सकते हैं। साइकोसिस का मतलब क्या हो गया? मेरे डिसीजन लेने की कैपेसिटी खराब हो गई, मेरा जजमेंट लेने की कैपेसिटी खराब हो गई, मेरी मानसिक स्थिति के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, यह कहलाता है साइकोसिस। दूसरा न्यूरोसिस में क्या होता है? जी हां, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसमें मुझे पता होता है कि मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं है, मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं है। अगर ये मुझे पता होगा तो बीमारी न्यूरोसिस कहलाएगी, जिसके अंदर ओसीडी वगैरह ये सारी बीमारियां देखने को मिलेगी। इन पांच के अलावा जितनी भी बीमारी दिख जाए वो सारी न्यूरोसिस में जाएगी। क्लियर है? तो यहां क्लाउडेड कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हो गया? दिमाग के आगे बादल देखने को मिल रहा है। दिमाग के आगे क्या देखने को मिल रहे हैं? बादल आ रहे हैं। जैसे कि 2 मिनट के लिए मुझे कुछ कहानी याद आई, फिर से बादल आ गए, यानी अब मुझे याद ही नहीं है आप कौन है, मैं कौन हूं, ये वाली चीजें। नेक्स्ट बोल रहा है डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन का मतलब मुझे पता नहीं है, टीपीपी। अरे टाइम प्लेस पर्सन के बारे में पता नहीं है। आपने पूछा कितने बज रहे हैं, मैंने बता दिया 9 बज रहे हैं। आपने बोला कहाँ हो, मैंने बोला क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेल रहा हूं। आपने बोला कौन हो, तो मैंने बोल दिया एक क्रिकेटर हूं। तो ये चीजें अगर मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या? मैं ओरिएंटेशन हूं, मैं ओरिएंटेशन नहीं हूं। मैं ओरिएंटेशन हूं क्या? ओरिएंटेड नहीं हूं। तो डिसओरिएंटेशन भी देखने को मिलेगा। मैंने बताया था भैया जी, क्या बताया था सर? ऑर्गेनल साइकोसिस के अंदर हमेशा मरीज में कौन सा हेलुजिनेशन होगा? तो जवाब देकर के आना है विजुअल हेलुजिनेशन। और आपका फंक्शनल में कौन सा देखने को मिलेगा? तो वैसे तो सिजोफेनिया में ऑल हेलुजिनेशन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पूछ ले तो जवाब कौन सा दे दोगे? ऑडिटरी। जवाब क्या देकर के होगे? ऑडिटरी। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या चला गया? डी राइट आंसर देखने को मिलेगा डिलेरियम के मरीज के अंदर। चलूं आगे डियर? बहुत बढ़िया चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जल्दी से मैक्सिमम बच्चे को कनेक्ट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स को राफेल की तरह उड़ाएगा। आज की सेशन में वो क्वेश्चन डील करेंगे जो कल के पेपर के अंदर भगवान करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर क्वेश्चन को फंसाएगा डियर। साल्टी टेस्ट फील्ड व्हेन किसिंग द चाइल्ड। अरे भैया जी, जब मां ने बच्चे को किस किया, जब मां ने बच्चे को किस किया तो बच्चा नमकीन नमकीन जैसा लगा। कैसा भैया? नमकीन नमकीन बच्चा लग रहा है। बीमारी कौन सी होगी? सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा। दूसरा बोल रहा है सिलेक डिजीज होगी। तीसरा बोल रहा है हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया। लास्ट बोल रहा है टे-स्केस डिजीज हो गई। कौन सी हो गई? तो याद रख लेना भैया जी, कौन सी ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशन थिक हो जाते हैं।
क्या हो गए, सीक्रेशन थिक देखने को मिलेंगे। किसके, एक्सोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशन का थिक हो जाना बीमारी कहलाती है सिस्टिक फाइब्रोसिस। मोएनली कौन से सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होगा। रिप्रोडक्टिव, कौन सा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होगा। इंटेग्यूमेंट्री का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। और आपकी जीआईटी, जी हां, खाने वाली चीजें। अब मुझे बताओ कि रेस्पिरेटरी के सीक्रेशन ठीक हो गए, अब क्या दिक्कत होती है सर, डिफेंस काम नहीं करती है, मरीज में कफिंग हो गया, चोकिंग हो गया, मरीज परेशान हो गया, कोई भी दिक्कत हो गई। नेक्स्ट क्या, रिप्रोडक्टिव, यानी सर हमारे स्पर्म बाहर नहीं आते, हम पापा नहीं बन पाते। अरे भैया जी, 1 से 2, 2 से 3 नहीं हो पाओगे, दिक्कत क्या कहलाएगी, रिप्रोडक्शन में दिक्कत हो गई, बोले तो इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी देखने को मिलेगी। जी हां। नेक्स्ट क्या बोल दिया, इंटेगुमेट्री, हमारी स्किन में दिक्कत हो गई, स्किन के सीक्रेशन ठीक हो गए तो बाहर निकल दिक्कत हो गई। और लास्ट बोल दिया जीआईटी, अरे जीआईटी में हमें सर जूस चाहिए, कौन से, जी हां, सारे के सारे पेनक्रियाटिक वगैरह जूस चाहिए जो हमारे खाने को डाइजेशन करेंगे, मजा आ जाएगा, खाने का डाइजेशन हो जाएगा, न्यूट्रिशन अच्छा हो जाएगा, अच्छी जिंदगी चलेगी। लेकिन सीक्रेशन ठीक हो गए, आ ही नहीं रहे हैं, मिल ही नहीं पा रहा है, डाइजेशन हो ही नहीं पा रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मन की शांति, ध्यान से चेक करें अपना इंटरनेट। ये सारे सीक्रेशन ठीक होने के कारण मरीज में सीवियर दिक्कत देखने को मिलेगी। ये बीमारी क्या कहलाती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की बीमारी है, याद रख लेना। ईयर क्लियर है, राइट आंसर ए गया। इसके अंदर कौन सा टेस्ट करोगे, स्वेट क्लोराइड, क्या चेक करोगे, स्वेट क्लोराइड नाम की जांच की जाती है, स्वेट क्लोराइड टेस्ट किया जाता है, याद रख लीजिएगा। इसकी रीडिंग क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू अगर पूछ ले तो जवाब देना लेस देन 40 होती है। और पॉजिटिव रिजल्ट कब बोलोगे, मोर देन 60। अगर मोर देन 60 आपका रिजल्ट आ गया तो इसको क्या बोलोगे, पॉजिटिव बोलेंगे, याद रखिएगा। जी हां, 40 to 60 में डाउटफुल या सस्पेक्टेड होगा, टेस्ट को रिपीट करना पड़ेगा। तो नमकीन बच्चा कहां पैदा होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता है डियर। सिलाइक डिजीज में क्या देखने को मिलेगी, गुलेटिन की इंटेरोपैथी देखने को मिलेगी, ये नहीं होगा। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब किडनी की साइज बढ़ गई, पानी इकट्ठा हो गया उसमें। और टे स्केस डिजीज का यहां कोई भी संबंध नहीं है। चलूं आगे, इस मरीज को सारे के सारे आपको जूसेज बाहर से अवेलेबल करवाने पड़ेंगे, याद रख लेना। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, बाकी क्यूरेबल डिजीज है क्या, नहीं। सिर्फ मरीज में क्या करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फटाफट से पढ़ेगा। आज बहुत शानदार और जानदार क्वेश्चन डील करवाऊंगा डियर। व्यापम के लिए लगा देंगे भैया, चिंता ना करें। इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए विड्रॉल सिम्टम ऑफ एल्कोहल। अरे भैया जी, एक शराबी जो टाइम टू टाइम शराब पीने का काम करता था, लेकिन अब अचानक से 2 दिन से शराब नहीं मिल रही है क्योंकि उसकी पत्नी जी गुस्सा कर दिया और अब उसको शराब नहीं दे रहे हैं। जब शराबी को शराब नहीं मिलेगी तो क्या चले आएंगे, विड्रॉल सिम्टम, यानी शराब नहीं मिलने वाले सिम्टम तो सारे के सारे तो होंगे, एक नहीं देखने को मिलेगा। पहला बोल रहा है डिलेरियम ट्रिमर, दारू नहीं मिला, हाथ कांप रहे हैं, ऑफकोर्स होगा दोस्तों। रम फिट्स, मरीज में रम फिट्स देखने को मिलेगी, जरूर रम फिट्स देखने को मिलेगी। एल्कोहल हालुसिनेशन का मतलब मरीज को जब शराब नहीं मिलेगी तो मरीज की आंखें लट्टू की तरह घूमेगी और अजीबोगरीब चित्र नजर आएंगे तो होगा। लेकिन क्या शराबी को शराब नहीं मिलने से लीवर खराब होगा, नहीं होगा, लीवर अच्छा होगा। तो लीवर सिरोसिस वाली कंडीशन यहां देखने को नहीं मिलेगी भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया, सनसेट आई इज ए टिपिकल फीचर्स। कौन सी बीमारी के अंदर आपको सनसेट का मतलब डूबी सी नजर आना। अरे कौन डूबी सी आंखें नजर कहां आएगी, तो पहला बोल दिया एनसेफेलाइटिस, दूसरा बोल दिया हाइड्रोसिफेलस, तीसरा बोल दिया कंजेनाइटल हार्ट डिजीज और लास्ट बोल दिया मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कवरिंग बनाने वाली मेनिंजियस। कौन सी होती है, ड्यूरा मैटर, एरिकेनोइड मैटर और पाया मैटर होती है। क्लियर हो गया। एनसेफेलाइटिस का मतलब ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, तो ये बात गलत हो गई, मेनिंजाइटिस गलत हो गया। मेनिंजाइटिस में स्पेशल साइन कौन कौन से, ब्रुजकेंसी, जी हां ब्रुजकेंसी और कर्निंग साइन देखने को मिलेगा, ये वाले साइन आपको देखने को मिलते हैं डियर। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का मतलब क्या हो गई, जन्मजात दिल के अंदर कोई दिक्कत पैदा हो जाना, तो ये भी नहीं। अरे आंखें डूबी कहां नजर आएगी, हाइड्रोसिफेलस में। हाइड्रोसिफेलस का मतलब क्या हो गया, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने से बच्चे का हेड बड़ा हो गया। हाइड्रो का मतलब क्या हो गया, पानी भर गया। सिफिलिस का मतलब ब्रेन, जी हां आपके कहां भर गया, जी हां सिपेलिक पोर्शन के अंदर भर गया, बड़ा हो गया हेड मरीज के अंदर। यहां एक स्पेशल साइन होता है मेसवेन साइन।
क्या होता है, मैस वेन साइन मरीज के अंदर देखने को मिलता है, और इसी को क्या बोलते हो, क्रैक पोर्ट लाइक साउंड, क्रैक पोर्ट लाइक साउंड, यानी फूटे हुए घड़े की तरह साउंड देखने को मिलता है। आंखें मरीज की डूबी डूबी सी नजर आती है, ये वाले सिम्टम देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया, राइट आंसर क्या हो गया, बी। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, मरीज में संटिंग करनी पड़ेगी। मरीज में क्या करेंगे, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट किया जाता है, वेंट्रिकुलो एट्रियम संट किया जाता है, अलग अलग प्रकार की संटिंग करते हैं, वेंट्रिकुलर प्लूरल संटिंग भी की जाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से पढ़िएगा। जी हां, फूटे हुए घड़े का जैसा साउंड आना, क्रैक पोर्ट लाउड साउंड। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन फॉलोइंग विच इज नॉट इंक्लूड इन द 4A सिम्टम ऑफ द सिजोफेनिया। 4A सिम्टम सिजोफेनिया में एल्कोहलिक में होता है भैया जी, लेकिन विड्रोल सिम्टम में सिरोसिस नहीं होता है डियर। आपको पूछा है विड्रोल सिम्टम, जब शराब बंद कर दोगे तो लीवर खराब थोड़ी होगा, ये पूछा था। शराब पीने से लीवर सिरोसिस होता है, ये बात मैं भी मानता हूं, मुझे भी पता है दारू से लीवर खराब हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 4A सिम्टम किसने दिए थे, यूगेन ब्रूअर ने। यूगेन ब्लूअर के अनुसार दिए गए सिजोफेनिया के सिम्टम एम्बिवेलेंस होगा, ऑटिज्म होगा, एंजाइटी, एसोसिएटिव डिसऑर्डर। तो क्या नहीं देखने को मिलेगा, एम्बिवेलेंस होता है, ऑटिज्म होता है, एसोसिएटिव डिसऑर्डर होता है, और क्या देखने को मिलेगा, अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट। क्या देखने को मिलेगा, अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट देखने को मिलेगा भैया जी। एंजाइटी का यहां कोई भी संबंध नहीं है, एंजाइटी 4A में नहीं आएगी, याद रख लेना। एम्बिवेलेंस का मतलब एक ही व्यक्ति के लिए दो प्रकार की भावनाएं, यानी 1 मिनट के लिए आपको लगता है कि सिद्धार्थ सर बड़ा तेज पढ़ाते हैं, बड़ा परेशान कर देते हैं, डायलॉगबाजी ज्यादा करते हैं, इसका मतलब नेगेटिव सिम्टम। उसके बाद में अचानक से याद आता पढ़ाते तो फ्री है यूट्यूब पे, तो क्या दिक्कत है, ठीक ही है, फ्री में। तो एक ही समय में एक ही व्यक्ति के लिए दो भावनाएं पैदा होना एम्बिवेलेंस कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल, आपको लगता है कि पिताजी पिटाई बड़ाई ज्यादा करते हैं, यानी जब भी कोई चीज मांगते हैं पिटाई कर देते हैं, ये नेगेटिव सिम्टम। अगले एक ही सेकंड में जवाब आया कि यार वैसे पैसे भी तो वही देते हैं, अपना घर का खर्चा भी तो वही चलाते हैं, यानी पिताजी के लिए दो भावनाएं चली आई, तो ये सिम्टम क्या कहलाता है, एम्बिवेलेंस। ऑटिज्म का मतलब चुपचाप सा रहना, म्यूट मोशन लेना, अपनी ओवन फैंटेसी में जीना। क्या देखने को मिले, ओवन फैंटेसी। ओवन फैंटेसी का मतलब खुद की जिंदगी में मशगूल रहना, दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया से मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, मैं अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीता हूं, कंडीशन क्या कहलाती है। प्लीज जूम क्वेश्चन, अरे भैया जी आराम से नजर आ रहा होगा, जूम की जरूरत नहीं होगी। अपनी जिंदगी, ऑटिज्म मोस्ट कॉमनली लेस देन 2 ईयर के चाइल्ड में ज्यादा देखने को मिलता है, याद रखिएगा। एंजाइटी नहीं होगी। एसोसिएटिव डिसऑर्डर का मतलब चीजों को एसोसिएट नहीं कर पाते हैं, यानी अजीबोगरीब हरकतें करते हो। जैसे मैंने बोला खाना खा लिया क्या, तो आपको अब खाने का जवाब देना है, लेकिन अजीबोगरीब वर्ड काम में ले रहे हो, चीजों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हो। मैंने बोला कि क्या दिनचर्या रहती है, तो आपने बोला खाना खा लेते हैं, सो जाते हैं, ये कर लेते हो, अजीबोगरीब चीजों का मिक्सअप कर लेते हो, उनको एसोसिएट नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाना, एसोसिएटिव लूजनेस कहलाएगा। और नेक्स्ट क्या बोल दिया, अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट, यानी कभी खुशी कभी गम। मैंने खुशी के माहौल में आपको ले जाने की कोशिश की, वहां रोने लग गए, और एक जगह मरा हुआ था वहां ले गए तो वहां हंसने लग गए, तो ये कंडीशन भी दिक्कत पैदा कर सकती है। ये सारे सिम्टम किस में आते हैं, आप में, मेरे में नहीं, सिजोफेनिया के मरीज में। चलो आगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन रिजल्ट इन द हेयरी पैचेज एंड द बैक ऑफ द चिल्ड्रन। अरे भैया जी, एक बच्चे के बैक साइड में हेयरी पैचेज देखने को मिल रहा है, एक बच्चे के बैक साइड में हेरी। मन की शांति बेटा, इतने कमेंट ना करें वरना मजबूरन आपको ब्लॉक भी किया जा सकता है। आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग होता है, वही कमेंट आप पुट करें, अननेसेसरी कमेंट पुट ना करें। क्लियर हो गया। चलेगा, टेक्निकल टीम अननेसेसरी कमेंट आता हुआ दिखे तो उस बच्चे को हाथों हाथ कुछ टाइम के लिए, लिमिटेशन के लिए उसके कमेंट रोक दिए जाए। क्वेश्चन ने पूछा एक बच्चे के बैक साइड में हेयरी पैचेस देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हेयर देखने को मिल रहा है। कंडीशन क्या होगी, एपिलेप्सी जर नहीं होगी। सर एपिलेप्सी का मतलब होता है सीजर वाली कंडीशन, बार बार मरीज को सीजर आना एपिलेप्सी कहलाता है, ये गलत हो गया। रिकेट्स क्या हो गया, विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों के बोन में डिफेक्ट हो जाता है, बोन वीकनेस देखने को मिलती है, वो कंडीशन रिकेट्स कहलाती है। क्या देखने को मिलेगा, रिकेट्स देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, जीनू
जीनु वेरम होगा और क्या देखने को मिलेगा, जीनु वल्गम देखने को मिलेगा, जीनु वल्गम और जीनु वेरम देखने को मिलेगा। याद रखने की अच्छी ट्रिक बता देता हूं, किसी को आगे मत बताना। एक बच्चा देख लीजिएगा, ये कोई नन्ना मुन्ना, ये उसकी अच्छी अच्छी मोटी मोटी आंखें हैं, अगर उसके पैर अगर इस प्रकार से घूम जाते हैं तो यहां आपको मानना है कि एक रम की बोतल पड़ी है। फिर आपको क्या मानना है, एक रम की बोतल पड़ी है, रम रम बोले तो शराब, शराब की बोतल अगर उसके पैरों के बोले तो कहां, पटेला वाले हिस्से में फिट हो जाती है, घुटनों के बीच में, घुटनों के बीच में एक शराब की बोतल फिट हो जाती है, तो इसको मानना है रम। इसको क्या मानना है भैया जी, रम। क्या मानना है, जीनु वेरम बालना है। दूसरा क्या हो गया, जीनु वल्गम। अरे वल्गम के बीच में क्या आता है, गम। अरे गम का मतलब घुटने चिपक गए। अरे गम का मतलब क्या हो गया भैया जी, घुटने चिपक गए हैं। दोनों चीजों को याद रख लेना। वेरम का मतलब रम की बोतल यानी पैर दूर दूर, घुटने दूर दूर, और वल्गम का मतलब घुटने चिपक गए हैं, पैर दूर दूर हो गए। अब जिंदगी में नहीं भूलोगे। ये भी गलत हो गया, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा बोलेंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। किसके कारण होता है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी सारा पढ़ा दिया था। कौन से नंबर होता है, फोलिक एसिड F9 पे आता है, F9 के अंदर आता है। याद रख लेना, हाइड्रोसिफिलस नहीं होगा। क्लियर हो गया। ओकल्टा का मतलब गड्ढा बना हुआ है, कोई भी चीज बाहर देखने को नहीं मिली। दो प्रकार का होता है एंटीडी। कौन सा होगा, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा होता है। एक होता है सिस्टिका। सिस्टिका मतलब आउट पाउच बन जाना। यहां आपका सिस्टिका नहीं देख करके ओकल्टा देखने को मिला। क्या इसके अंदर कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर नर्व रूट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिला है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है डियर। फटाफट से जितना तेज जवाब दोगे मैक्सिमम क्वेश्चन तक अप्रोच करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन ने पूछा है एंटीडोट ऑफ द बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन के एंटीडोट क्या देखने को मिलेगा। कल की क्लास के अंदर बताया था, अरे भाई साहब इतनी गिलास ना भेजे ब्रिजेश पाल जी, इतनी गिलासों की जरूरत नहीं रहेगी, इतनी पीली तो फिर पड़ेगा कौन। जी हाँ, थप्स ऑफ द एयर बोल सकते हो। बेंजोडाइजेपिन में मैंने बताया था क्या होता है, लाम पाम जाम। लाम पाम और जाम वाली सारी दवाइयां क्या कहलाती है, बेंजोडाइजेपिन। क्लियर हो गया। अब उसका एंटीडोट लिथियम दोगे, मिथाडोना दोगे, फ्लूमेजिन दोगे या क्लोरप्रोमाजिन दोगे, तो याद रख लेना क्या होगा, एंटीडोट फ्लूमाजेनिल रहेगा। राइट आंसर सी चला जाएगा। क्लियर हो गया। लिथियम क्या होती है, मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। मेनिया के मरीज की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, आपकी लिथियम होती है। सीपीजेड का यहाँ रोल नहीं देखने को मिलेगा, एंटीसाइकोटिक में होगा। मिथाडोना यहाँ काम में नहीं लेंगे, विड्रोल सिम्टम में लेंगे भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। उड़ाएगा उड़ाएगा अपने राइफल को, रुकना नहीं चाहिए आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अरे भैया जी साइनोटिक, साइनोटिक का मतलब मरीज में साइनोसिस होगा। कंजेनाइटल का मतलब जन्मजात हो गया। हार्ट का मतलब आपके अपने दिल में हो गया। डिजीज का मतलब अरे भैया जी कोई बीमारी हो गई है। अरे एक बच्चे के दिल के अंदर कोई ना कोई साइनोटिक डिजीज पाई गई है, तो क्या कौन सी होगी साइनोटिक। पहला बोल रहा है ASD, दूसरा बोल रहा है PDA, VSD या टॉफ, कौन सी होगी, कमेंट फास्ट डियर। अब इंपॉर्टेंट चीज देख लेना, ये आपका एक प्रकार का हार्ट है, ये आपका क्या है, सुंदर सा हार्ट है। ये आपका राइट एट्रियम होगा, ये आपका राइट वेंट्रिकल होगा, ये लेफ्ट एट्रियम होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। पहले ने क्या बोला, ASD यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। दो एट्रियम के बीच में डिफेक्ट देखने को मिले, इसको क्या बोलोगे, ASD बोलोगे। इसके अंदर आपके ब्लड की संटिंग क्या देखने को मिलेगी, ब्लड की संटिंग क्या देखने को मिलेगी, लेफ्ट टू राइट। क्या संटिंग देखने को मिलेगी, लेफ्ट टू राइट संटिंग देखने को मिले। इसका मतलब आपके लेफ्ट साइडेड हार्ट में कैसा ब्लड पाया जाता है, ऑक्सीजनेटेड। कैसा पाया जाता है, ऑक्सीजनेटेड। अब मुझे बताओ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर आपका इसमें आ गया, कोई दिक्कत देखने को मिलेगी, नहीं देखने को मिलेगी। तो इस मरीज में साइनोसिस होगा, नहीं होगा। साइनोसिस कब होगा, जब ऑक्सीजन की कमी आएगी, वरना साइनोसिस देखने को नहीं मिलेगा। तो यह बात गलत हो गई। दूसरा बोल दिया पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, यहां से क्या निकलेगी, पल्मोनरी आर्टरी। यहां से क्या निकलेगा, एओर्टा। यहां से निकलता है एओर्टा, यहां से निकलेगी पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन पता होगा कि बचपन के अंदर बच्चे के अंदर फेफड़े क्या होते हैं, कोलैप्स रहते हैं। जब तक वो मां के पेट में रहता है, उसके लंग्स क्या रहते हैं, कोलैप्स वाली कंडीशन में रहते हैं, पता है ना। उसके कारण क्या बन जाती है, एक संटिंग बन जाती है। सारा का सारा ब्लड का फ्लो कहां जुड़ जाता है, एओर्टा में। और एओर्टा कहां भेज देता है, बॉडी के अंदर। एओर्टा वो ब्लड को कहां भेज देता है, बॉडी में। कोई भी दिक्कत देखने को मिलती है जी, नहीं देखने को मिलती है। यहां संटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, चलेगा। थैंक यू सो मच, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया।
चलेगा। तो यहाँ क्या हो गया, ये आपका जिंदगी भर के लिए अगर बना रह जाए तो ये कहलाता है पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, यानी आपके बच्चे के जन्म लेते ही ये बंद हो जाना चाहिए था। बच्चे के जन्म लेते ही ये चीजें क्या हो जानी चाहिए थी, बंद हो जानी चाहिए थी वापस से, लेकिन बंद नहीं होकर के वो पेटेंट यानी बनी रह गई, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, पीडीए। ये भी साइनोटिक है जी, साइनोटिक नहीं है, ये एसाइनोटिक वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, तो इसको भी हटाओ। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वीएसडी हो गया, वीएसडी के अंदर क्या देखने को मिला भैया जी, ये ले लीजिएगा वापस से। अब यहां एबनॉर्मल ओपनिंग यहां बन गई, इसके अंदर भी कोई दिक्कत होगी, दिक्कत नहीं होगी सर, यहां पर भी कोई दिक्कत होगी, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी साइनोटिक नहीं है। लास्ट में लिखा है टॉफ, टेट्रोलॉजी ऑफ द फेलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ द फेलेट का मतलब 4 चीजें यहां देखने को मिलेगी, और वो 4 चीजें कौन कौन सी होगी डियर, ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपका सुंदर सा हर्ट है, ये आपका क्या है दोस्तों, सुंदर सा हर्ट है। इसके अंदर क्या हो जाता है, पल्मोनरी वाल, जी हाँ, पल्मोनरी वाल के अंदर क्या हो जाता है, पल्मोनरी वाल के अंदर क्या हो जाता है, एट्रेशिया हो जाता है, या स्टेनोसिस, पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस हो जाता है, यानी नैरो हो गया पल्मोनरी वाल। अब ऊपर से आने वाला खून क्या बाहर जा पाएगा, जी हाँ नहीं जा पाएगा। जब नहीं जाएगा तो आपका क्या देखने को मिलेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। उसके साथ में ही पहली कंडीशन तो ये हो गई, दूसरा क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। हाइपरट्रोफी का मतलब उसकी क्या बढ़ गई, साइज बढ़ गई है, क्या देखने को मिली, उसकी साइज बढ़ गई है, क्लियर हो गया, तो ये चीजें भी बढ़ गई है। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, यहां आपकी एबनॉर्मल ओपनिंग बनेगी और यहां से एओर्टा निकलेगा, तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, इसके साथ में एक हो जाएगा वीएसडी, और वीएसडी के साथ में ये और क्या देखने को मिलेगा, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। अब मुझे बताओ कि राइट साइडेड ब्लड लेफ्ट साइडेड में जा रहा है, मरीज में साइनोसिस होगा या नहीं होगा, होगा, साइनोसिस होगा या नहीं होगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा, तो इसी को बोलेंगे साइनोटिक डिजीज। राइट आंसर डी चला गया। जब साइनोसिस की रिस्क कब होगी, जब बच्चा ज्यादा रोएगा, जी हां, बूट से फट देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया डियर। जब बच्चा ज्यादा वर्जिश करेगा, जब बच्चा रोएगा, तो रोने के टाइम इसकी संटिंग बोले तो ब्लड का लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा, और मरीज में साइनोसिस प्रिवेंट करने के लिए मरीज को क्या देनी पड़ेगी, स्क्वेटिंग पोजीशन। क्या उनसी पोजीशन, स्क्वेटिंग पोजीशन दे दो, या मरीज को क्या दे दो, नी चेस्ट पोजीशन दे दो, और कौन सी दे दो, नी चेस्ट पोजीशन दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भैया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से पढ़िएगा, उड़ाएगा राफेल को, जी हां, ओवरराइडिंग ऑफ द एओर्टा, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मैनिक पेशेंट। अरे मेनिया के मरीज के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या दोगे, मेनिया का मतलब क्या होता है, मेनिया का मतलब अननेसेसरी, जी हां, अननेसेसरी हरकतें किसी मरीज की अगर बढ़ जाए, क्यों बढ़ जाती है, नॉन एफिनेफ्रिन और सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, किस चीज का, सीरोटोनिन हार्मोन का, और नॉन एपिनेफ्रिन का अगर लेवल किसी मरीज में बढ़ जाता है, कंडीशन क्या कहलाती है, मेनिया कहलाता है। क्या कहलाती है, जी हां, पर्पज लेस एक्टिविटी बढ़ जाना, जैसे कि अननेसेसरी काम कर रहा हूं, मेरे घर के कर लिए, कॉलोनी में झाड़ू पोछे कर रहा हूं, पड़ोसी की घर की गाड़ी धो रहा हूं, मेरी गाड़ी धो ली, अब पड़ोसी की घर की गाड़ी धो रहा हूं, अब धो लिया, अब पड़ोसी की घर की सफाई कर रहा हूं, अननेसेसरी वर्क है या नहीं है, तो ये सारे के सारे किस में देखने को मिलते हैं, मेनिया वाले मरीज के अंदर देखने को मिलते हैं। उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है भैया जी, लिथियम। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, लिथियम। मरीज को लिथियम देने के साथ साथ में हमेशा किस चीज का कंसंट्रेशन चेक करना है, तो सोडियम। किसके लेवल को पता करना है, सोडियम का। मरीज में अगर क्या हो गया, हाइपोनेट्रीमिया, क्या हो गया, मरीज में हाइपोनेट्रीमिया अगर हो गया, तो ये क्या कर देगा, हाइपोनेट्रीमिया कैन कोज, ये क्या करता है, कैन कोज लिथियम टॉक्सिसिटी। ये भैया जी क्या कर देगा, लिथियम की टॉक्सिसिटी कर देगा। याद रखिएगा, अगर मरीज में सोडियम का लेवल बॉडी में कम हो गया तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी। और अगर मरीज में क्या हो गई, लिथियम की टॉक्सिसिटी, अगर मरीज में क्या हो गया, लिथियम की टॉक्सिसिटी हो गई, तो ये बॉडी में क्या करा देगा, हाइपरनेट्रीमिया, यानी वापस से सोडियम को रिटेंट कर देगा, क्या करवा देगा, हाइपरनेट्रीमिया करवा देगा। इन दोनों चीज को पकड़ लीजिएगा, जिंदगी बन जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। डिजोक्सिन और लिथियम में सेम ही कंसेप्ट फॉलो होता है, जी हाँ, टेट स्पेल होता है जी। टेट स्पेल का मतलब जब बच्चा रोता है, संटिंग बढ़ जाती है, उसके कारण साइनोसिस की प्रक्रिया ज्यादा होती है बॉडी में, ये टेट स्पेल कहलाता है। क्लियर है, टेट स्पेल यही होता है। ब्रिजेश पाल बेटा बता दिया।
जब मरीज में क्या होगा, सोडियम का लेवल कम हुआ, उसने लिथियम को क्या कर लिया, उसके जैसा समझ के ब्लड में रोक लिया तो लेवल बढ़ गया, लेवल बढ़ गया तो क्या हो गई, उसकी टॉक्सिसिटी हो गई। अब जैसे ही टॉक्सिसिटी होगी वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म करने के लिए ब्लड में क्या बढ़ा देगी, वापस से सोडियम का लेवल बढ़ा देगी ताकि वो ठीक हो पाए। क्लियर है? तो हाइपोनेट्रीमिया कैन कोज लिथियम टॉक्सिसिटी और लिथियम टॉक्सिसिटी कैन कोज हाइपरनेट्रीमिया। ये का ये कंसेप्ट आपका लगता है डिजोक्सिन में, हाइपोकैलेमिया कैन कोज डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी और डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कैन कोज हाइपरकैलेमिया। क्लियर हो गया? यहां जवाब क्या चला गया, लिथियम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। इमिपिरामाइन का यहां जवाब नहीं होगा, सीपीजेड हेलोपेरिडोल। ये क्या है, एंटी साइकोटिक ड्रग है डियर, ये एंटी साइकोटिक है। चले आगे। जी हां, मोर देन 4 डायलिसिस करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बेबी विद साइनोटिक स्पेल कैन क्लाइम बाय द प्रोवाइडिंग। अरे भैया जी, साइनोटिक स्पेल या टेट स्पेल देखने को मिल रहा है टॉप वाले बच्चे में, कैसे रोकोगे, कौन सी पोजीशन दोगे उसको? पहला बोल रहा है फॉलस पोजीशन दे दो, यानी उसको बिठा दो। दूसरे ने बोला है नी चेस्ट दे दो, सुपाइन दे दो, प्रोन दे दो। कौन सी पोजीशन देना ठीक रहेगा? तो याद रख लेना, यहां ऑप्शन की कंडीशन नी चेस्ट। नी चेस्ट के कारण क्या होगा, ब्लड के सर्कुलेशन को रोकेंगे, उसकी संटिंग को प्रिवेंट कराएंगे। तो आपको क्या जवाब देना पड़ेगा, नी चेस्ट पोजीशन दे दो। क्या दे दो, नी चेस्ट दे दो और स्क्वेटिंग, दोनों में से जो ऑप्शन मिले वो दे देना। बेस्ट पूछे तो स्क्वेटिंग जवाब दे देना। सुपाइन नहीं होगा, प्रोन नहीं होगा, फॉलस नहीं होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एडीएचडी इज ए यूजुअली ट्रीटेड विद। एडीएचडी के बारे में अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, फुल फॉर्म क्या देखने को मिलेगी, अटेंशन डेफिशिएट, यानी एक बच्चे की कंसंट्रेशन टूट जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है और हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी एक बच्चा 1 मिनट के लिए फुटबॉल खेलता है, उसके बाद बोलता है मम्मा खाना दे दो, खाना खाना है, पराठा आधा पराठा खाया, उसको पटक के गया, टीवी देखने बैठ गया, टीवी को बंद करके बाहर चला गया, क्रिकेट खेल के आ रहा हूं, 1 बॉल या 2 बॉल क्रिकेट के नहीं खेले, वापस से घर पे आ गया, वीडियो गेम खेलने बैठ गया। यानी ये दिक्कत क्या है, उसका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। अरे भैया जी, उसका दिल खुश नहीं हो रहा है, उसका दिल नहीं भर पा रहा है उस चीज से। जी हां, दिल का गार्डन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो गई है कंसंट्रेशन की। ये दिक्कत किसकी है भैया, तो पूछ ले ये डिसऑर्डर, तो जवाब देना है अटेंशन का। ये डिसऑर्डर किसका है, अटेंशन का डिसऑर्डर है। और इसमें मरीज को कौन सी ड्रग देनी पड़ेगी, सीएनएस स्टिमुलेंट नाम की ड्रग देनी है। कौन सी, सीएनएस स्टिमुलेंट नाम की ड्रग देनी है। कौन सी होती है, एम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन ग्रुप से बिलोंग करने वाली दवाई मरीज को दी जाएगी और उस दवाई का नाम क्या है, मिथाइलफेनिडेट। उस दवाई का नाम क्या है, मिथाइलफेनिडेट। राइट आंसर सी चला जाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता देता हूं, जो एम्स की तैयारी करने वाले भी बच्चे अगर मेरी क्लास देख रहे हैं तो ध्यान से सुन लेना। अगर बहुत ज्यादा डीप में पूछे और वहां आपको मिथाइलफेनिडेट ऑप्शन में वो न दे करके वो पूछे नॉन सीएनएस स्टिमुलेंट देनी है, एडीएचडी की ड्रग ऑफ चॉइस, तो जवाब दे करके आ जाना एटरोमॉक्सट्रिडिन। फिर जवाब क्या देकर के आ जाओगे, नॉन स्टिमुलेंट पूछे, एटरोमॉक्सिन नाम की ड्रग ऑफ चॉइस देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं नॉन सीएनएस स्टिमुलेंट। नॉन स्टिमुलेंट अगर पूछ लेता है तो एटरोमॉक्सिन देना है, बाकी जवाब मिथाइलफेनिडेट या एम्फेटामाइन। सर ये सीएनएस स्टिमुलेंट क्या है, तो सीएनएस को बढ़ाने वाली, सीएनएस के स्टिमुलेशन को बढ़ाने वाली दवाई, उसी के ग्रुप का नाम क्या है, एम्फेटामाइन ग्रुप है। और एम्फेटामाइन ग्रुप की दवाई का नाम क्या है, मिथाइलफेनिडेट नाम है। अगर ये जवाब मिले तो ये सही है, ये नहीं देगा तो ये देगा, ये नहीं देगा तो ये देगा, या फिर इनकी फुल फॉर्म पूछेगा तो जवाब दे देना अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दैट्स क्लियर। चलो आगे डियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया भैया जी, फटाफट से पढ़िएगा, झटाक से जवाब दीजिएगा और जोड़ दीजिएगा हर एक उस बच्चे को जिसका ख्वाब यूपी एनएचएम में। दोस्तों आज एक भी बच्चा ऐसा बच नहीं जाना चाहिए जिसकी तैयारी बोले तो कल उसका पेपर है, वो अभी सोच रहा है अरे भैया क्या पढ़ूं और क्या नहीं पढ़ूं। विच कंडीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग सीन। अरे भैया जी, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग का मतलब एक बच्चा वोमिट कर रहा है और वोमिट इतना दूर तक कर रहा है, जैसे बच्चे नाटक करते हैं ना कि ऐसे कर, मैं क्या करूंगा, पत्थर को दूर फेंक के दिखाऊंगा, कोई कहता है मैं ये करके दिखाऊंगा, तो ये बच्चा बोल रहा है मैं सबसे दूर वोमिटिंग। यानी अचानक से फोर्सफुली अगर वोमिटिंग देखने को मिले उसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। और कौन सी बीमारी में होती है, पाइलोरिक स्टेनोसिस के मरीज में।
किस में होती है, चलिएगा ये आपका क्या है भैया जी, ये आपका स्टोमक है। स्टोमक के बाद में ये कौन सा हिस्सा चला आया, ये पाइलोरस वाला हिस्सा है, और इसमें क्या होगी, स्टोनोसिस यानी नैरोविंग हो गई। अब रास्ता नैरो हो गया, खाने से भरा हुआ पेट है, चीजें आगे नहीं जा पा रही है, ज्यादा नहीं जा पाएगी, तो फोर्सफुली बच्चा क्या करेगा, वॉमिट करेगा। और वॉमिटिंग कैसी देखने को मिलेगी, नॉन बिलियस, क्या बिलरुबिन, सॉरी क्या देखने को, बाइल देखने को मिलेगा, नहीं नॉन बिलियस देखने को मिलेगी, याद रख लेना, नॉन बिलियस वॉमिटिंग यानी बाइल होगा सर, बाइल नहीं होगा, बाइल तो ड्यूडिनम में आता है, बाइल तो ड्यूडिनम में आता है, आपके लीवर से और गोल ब्लैडर से इसमें देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है इनटू ससेप्शन। इनटू ससेप्शन का मतलब आपकी, जी हाँ, इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे इंटेस्टाइन के पार्ट में फंस जाए। इंटेस्टाइन का ये एक पार्ट क्या हो गया, उसी के पार्ट में अगर फंस जाए, ये कंडीशन ऐसी नजर आए, तो इस कंडीशन को बोला जाता है इनटू ससेप्शन यानी टेलीस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का एक पार्ट इंटेस्टाइन में ही फंस जाना, जी हाँ, ओलिव शेप मास देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया डियर, तो कंडीशन क्या कहलाती है, इनटू ससेप्शन कहलाती है। इसमें मरीज को क्या देखने को मिलेगा, करंट जेली लाइक स्टूल, क्या देखने को मिलेगा भैया जी, करंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलेगा। करंट जेली लाइक स्टूल यानी जेल जैसा रेड रेड चेरी कलर का स्टूल नजर आए तो इनटू ससेप्शन बोलेंगे, ये नहीं होगा। मेगाकोलोन क्या कहलाता है भैया जी, मेगाकोलोन को ही बोला जाता है इंसुंगपंग डिजीज, यानी इसमें क्या देखने को मिलेगा, जी हां, गैंग्लियन नर्व फाइबर डैमेज हो जाते हैं। सर गैंग्लियन नर्व फाइबर क्या होते हैं, तो याद रखिएगा आपकी बॉडी में, जी हां, इंटेस्टाइन का मूवमेंट कराता है, उस मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस कौन कराता है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करवाता है। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके जीआईटी के मूवमेंट करवाता है, और किसके कारण करवाता है, गैंग्लियन नर्व फाइबर के कारण। गैंग्लियन के नर्व फाइबर होते हैं, वो उसके मूवमेंट करवाता है। जब मरीज में वहां किसी पार्ट के अंदर अगर गैंग्लियन नर्व फाइबर नहीं पाएंगे, कंडीशन क्या कहलाएगी, ए गैंग्लियोनिक नर्व, क्या हो गया, ए गैंग्लियोनिक कंडीशन देखने को मिलेगी, याद रखिएगा। अब मान लीजिएगा कोई भी व्यक्ति जिसकी ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है, अब मान लो कि यहां तो क्या है, उसके गैंग्लियन नर्व फाइबर पाए गए हैं, ये ब्लू कलर के नजर आ रहे होंगे डियर, लेकिन अब मुझे बताओ कि यहां पर उसके कोई भी ऐसा नर्व फाइबर नहीं पाएंगे, तो अब यहां मूवमेंट नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं होगा तो चीजें नीचे नहीं आएगी। अब नीचे नहीं आएगी तो वो सारी की सारी क्या बना लेगा, एक आउट पाउचिंग बना लेगा। वहां ऊपर की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, आउट पाउचिंग। आउट पाउचिंग को ही बोला जाता है मेगाकोलोन। आउट पाउचिंग को ही क्या बोला जाता है, मेगाकोलोन। सर इसमें कैसा क्या स्टूल देखने को मिलेगा, रिबन लाइक स्टूल। कैसा स्टूल देखने को मिलेगा, रिबन। जी हां, रिबन देखा होगा, झंडे के दिन बांध बांध करके स्कूल गए होगे, वैसा ही रिबन लाइक अगर स्टूल देखने को मिले, कंडीशन कहलाती है मेगाकोलोन, या ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन भी बोला जाता है इसका दूसरा नाम। या तीसरा इसका नाम क्या होता है, इंसुंगपंग डिजीज बोला जाता है। लास्ट बोल रहा है ड्यूडिनल एट्रेशिया। ये ड्यूडिनम के क्या हो गया, एट्रेशिया यानी नेरो होकर के दो पाउच बन गए। इसके अंदर मरीज में कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, डबल बबल एक्सरे। डबल बबल एक्सरे अगर पूछ लेता है, डबल बबल एक्सरे किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो ड्यूडिनल एट्रेशिया। जब आपका ड्यूडिनम यहां से पिचक करके दो बोल बन जाएंगे, एक यहां नजर आएगा और दूसरा ये नजर आएगा, यानी दो बोल या दो बबल देखने को मिलेंगे एक्सरे में। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। ये चारों की चारों पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिक स्टेनोसिस वाली कंडीशन क्या होगी, पाइलोरिक को इसी को बोला जाता है हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसी का दूसरा नाम क्या है, हाइपरट्रोपिक बोला जाता है। यानी क्या हो गई, यहां की सेल में ग्रोथ हो गई है, जिसके कारण रास्ता संकड़ा या छोटा हो गया है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है। इनटू ससेप्स में करंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलेगी, ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन या इंसुंगपंग डिजीज बोल सकते हो, और ड्यूडिनल एट्रेशिया वाली चीजें देखने को मिल सकती है। चले आगे डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है, ए चाइल्ड आईक्यू लेवल रेंज बिटवीन द 50 to 70। अरे भैया जी, एक बच्चा है जिसका दिमाग कितना है जी, 50 से 70। अब उसको कौन सी कंडीशन में रखोगे, 50 से 70 वाली कंडीशन। तो याद रख लेना, नॉर्मल आईक्यू लेवल कितना देखने को मिलता है, तो जवाब देना 90 से लेकर के 1110 तक या 1109 तक। ये क्या है, आपका नॉर्मल आईक्यू लेवल कहलाता है। नेक्स्ट क्या होगा, पुअर आईक्यू लेवल किसको बोलोगे, तो जवाब दे देना 70 से लेकर के 89 पुअर कहलाएगा। उसके बाद आप मेंटल रिटार्डेड किसको बोलोगे, लेस देन 70 को मेंटल रिटार्डेड बोला जाता है। 70 पुअर में आता है, लेस देन 70 मेंटल रिटार्डेड होगा। नेक्स्ट इसको किस में डिवाइड कर दोगे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और उसके बाद में प्रोफाउंड।
उसके बाद में प्रोफाउंड। माइल्ड में कौन आएगा? जिसका 50 से 70 आईक्यू होगा। नेक्स्ट 35 से लेकर के 49 वाला मॉडरेट में आएगा। नेक्स्ट क्या होगा? 20 से लेकर के 34 और लास्ट में लेस देन 20 वाला क्या होगा? प्रोफाउंड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आईक्यू लेवल बताने जा रहा हूं डियर। अगर ये पूछ लेता तो ये क्या है? नॉर्मल आईक्यू लेवल है। इससे ऊपर कौन होगा? जीनियस इंटेलिजेंस होगा। मोर देन 110 वाला क्या कहलाएगा? इंटेलिजेंस कहलाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है। माइल्ड का मतलब हल्का सा कमजोर है, इसको क्या करा सकते हो? एजुकेट करवा सकते हो। नेक्स्ट 35 से 49 वाले आईक्यू लेवल के व्यक्ति को क्या किया जाएगा? ट्रेन किया जाएगा। ये क्या होता है? ट्रेनेबल देखने को मिलेगा। 20 से 34 वाला क्या देखने को मिलेगा? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब किसी न किसी के ऊपर आसगिर हो जाएगा। बच्चा मां के ऊपर, मां बच्चे के लिए कोई न कोई क्या हो जाएंगे? जी हां, डिपेंडेंट। उनके बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और लास्ट क्या बोल दिया डियर? ये लेस देन 20 वाला क्या होता है? ये वाइल्डिस्ट। जी हां, जानवर, राक्षस प्रवृत्ति का देखने को मिलता है। इसको क्या करना पड़ेगा? कस्टोडियल। कस्टोडियल का मतलब कस्टडी में बांध करके रखना पड़ेगा, वरना ये नुकसान पहुंचा देगा। मुझे भी पहुंचा देगा, आप लोगों को भी पहुंचा देगा। तो नुकसान पहुंचाना है क्या? नहीं। सोसाइटी वाले को परेशान करना है? नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और लास्ट में प्रोफाउंड। आपसे पूछा था 50 से 70 और 50 से 70 किस में चला जाएगा? माइल्ड वाली कंडीशन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? माइल्ड वाली कंडीशन। राइट आंसर ए। चले आगे डियर, क्या पूछा था? 50 से 70। 50 से 70 माइल्ड में जाएगा। क्लियर है? आगे चलें डियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है भैया जी, फटाफट से पढ़िएगा, झटाक से आंसर दीजिएगा। क्या बात है? कमेंट बॉक्स को थोड़ा सा उड़ाएगा राफेल की तरह। क्वेश्चन ने पूछा है द गुलेटिन इंटॉलरेंस द फॉलोइंग नॉट रिकमेंडेड। अरे भैया जी, एक मरीज है जिसमें गुलेटिन इंटॉलरेंस, यानी मरीज में बीमारी कौन सी होगी? सिलाइक डिजीज हो गई है। कौन सी बीमारी होगी? सीलियक डिजीज या सिलाइक डिजीज हो गई, जिसके अंदर गुलेटिन नाम का क्या नहीं हो पाता है? उनके खाने का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। गुलेटिन प्रोटीन कमी हो जाती है बॉडी में, तो गुलेटिन इंटॉलरेंट, उसको टॉलरेंट नहीं कर पाएगा। तो सर इसके लिए कौन सा खाना नहीं दे सकते? तो कौन सा नहीं देना है? ब्रो नहीं देना है। अरे फिल्म में देखा होगा, हॉलीवुड मूवी में बोलते हैं ये ब्रो, तो ये वाला ब्रो नहीं देना है। बी का मतलब बार्ले। बी का मतलब क्या होगा? बार्ले। नेक्स्ट आर का मतलब क्या देखने को मिलेगा? रे। ओ का मतलब क्या होगा? ओट्स। और डब्लू का मतलब क्या होगा? व्हीट। डब्लू का मतलब क्या होगा? व्हीट। तो ये चीजें इनको नहीं देनी है। सर फिर इनको क्या खिलाएं? अरे मिलेट खिलाओ, मिलेट खिलाओ, राइस खिलाओ। डाइट पूछ ले तो जवाब क्या दोगे? मिलेट खिलाओ। और इनको क्या खिलाओ? राइस। यानी इनको क्या? मक्का और चावल की रोटी खानी पड़ती है जिंदगी भर। इंग्रेडिएंट चेक किया जाता है हर खाने में। मरीज में क्या होगा? एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलेगी। और मरीज में सर एलर्जिक में ऐसा क्या होगा? सीवियर डायरिया वगैरह देखने को मिलेगा। याद रखिएगा। तो क्या नहीं देना है इनको? कौन सी चीज? तो व्हीट नहीं देना, रे नहीं देना, ओट्स नहीं देना। राइट आंसर क्या चला गया? डी। कुछ भी इनमें से नहीं देना। एक चीज और है, बार्ले। याद रह जाएगा ब्रो, बार्ले, रे, ओट्स, व्हीट। बहुत बढ़िया। राइस और मेज दे सकते हैं। जी हाँ, मिलेट खिला सकते हो, मक्का खिला सकते हो। बहुत बढ़िया, मिलेट खिला सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। रिपीटिंग पासिंग ऑफ द यूरिन एट द इनएप्रोप्रिएट प्लेस। अरे भैया जी उस जगह, अरे एम्स पटना के लिए कर देंगे डियर। चलेगा, क्या पूछ लिया? रिपीटिंग, बार बार ऐसी जगह यूरिन पास आउट कर रहे हो जहां आपको नहीं करना चाहिए, फिर भी बार बार कर रहे हो, तो कंडीशन क्या कहलाएगी? ये मोस्ट कॉमनली कब देखने को मिलता है? मोर देन 5 ईयर। अगर 5 साल के बाद भी बच्चा इनएप्रोप्रिएट प्लेस पे यूरिन करता है, कंडीशन क्या कहलाएगी? आपसे यूरिन पूछा है, कंडीशन कहलाएगी एन्यूरेसिस। अगर मरीज क्या पास आउट कर दे? स्टूल पास आउट कर दे, तो कंडीशन कहलाती है एनकॉर्पोसिस। स्टरिंग का मतलब क्या हो रहा है? तुतला करके बोलने की कोशिश कर रहा है। जी हां, अटक अटक के बोलने की कोशिश कर रहा है। और टिक का मतलब क्या हो गया? अननेसेसरी मूवमेंट बॉडी के देखने को मिले। अननेसेसरी बॉडी में मूवमेंट वगैरह कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिले, ये टिक डिसऑर्डर होता है। जिसका फेमस एग्जांपल टूरेट सिंड्रोम होता है। क्या होता है भैया जी? टूरेट सिंड्रोम। टूरेट सिंड्रोम एक मूवी में देखा होगा, हिचकी मूवी में टूरेट सिंड्रोम देखने को मिलता था। अब हीरोइन कौन सी थी वो आप सभी को पता ही है। वापस से मेरे मुंह से नाम नहीं लिया जाए तो अच्छी बात है। क्लियर है? वो टूरेट सिंड्रोम था, टिक डिसऑर्डर, बॉडी के मूवमेंट हो रहे। यहां जवाब क्या चला गया? इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी, लेकिन प्रायोरिटी क्या होगी? अलार्म थेरेपी। प्रायोरिटी क्या रहेगी? अलार्म थेरेपी रहती है, डेस्मोप्रेसिन। और लास्ट कौन सी अगर ऑप्शन में नहीं आए तो इमीपिरामाइन। इमीपिरामाइन भी इसकी ड्रग ऑफ चॉइस। प्रायोरिटी क्या देखने को मिलेगी? तो आपको जवाब देना है अलार्म थेरेपी। अलार्म थेरेपी का मतलब, जी हाँ बहुत बढ़िया, काजोल नहीं थी,
काजोल नहीं थी, ये तो मुझे भी पता है। बहुत बढ़िया, रानी मुखर्जी थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अलार्म थेरेपी का मतलब एक दो कंसेप्ट लगते हैं। एक तो बच्चे को टाइम टाइम से उठा उठा करके यूरिन पास आउट कर दो, और दूसरा क्या होता है, इसका अलार्म लगाया जाता है उसके, जी हाँ, उसके अंडरगारमेंट के अंदर अलार्म लगा दिया जाता है। जैसे वैसे बच्चा यूरिन करेगा वो सायरन बज जाएगा, और वो उसके डर से क्या करेगा कि अरे यार रात को अगर यूरिन आ गया तो जोर जोर से ये सायरन चिल्लाएगा, पूरे घर वालों को बता देगा कि ये अंदर यूरिन करता है। उससे अच्छा बाहर करना शुरू कर दें। ये कहलाती है अलार्म थेरेपी। ड्रग पूछे तो डेस्मोप्रेसिन या इमिपिरामाइन। चले आगे डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया भैया जी। क्वेश्चन ने पूछा है, इन द इन्वेस्टिगेशन और द टेलीस्कोपिंग, मरीज में क्या देखने को मिली, टेलीस्कोपिंग ऑफ द पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन इनटू द एडजस्टेड मोर डिस्टल सेक्शन इंटेस्टाइन विच क्रिएट ए मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। अरे भैया जी, टेलीस्कोपिंग वाली कंडीशन होकर के मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, जी हां, रास्ता रुक गया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, गजब का दिमाग लगा रहे हो भाई साहब, क्या दिमाग पाया है आपने। चलिएगा, टेलीस्कोपिंग आते ही जवाब क्या देना है, इनटू ससेप्शन, राइट आंसर बी चला जाएगा। एन्यूरिज्म का मतलब क्या हो जाता है, डायलेटेशन हो जाना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंटेरोकोलाइटिस का मतलब इंटेस्टाइन के कोलोन के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। और हिंसुंग-पंग डिजीज या ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन मैंने बता दिया था, राइट आंसर बी चला गया है भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक इलनेस सीन इन द मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया। अरे भारत के अंदर पाई जाने वाली सर्वाधिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर कौन सा है, यानी मानसिक रोग से बीमार होने वाली सर्वाधिक बीमारी कौन सी देखने को मिल रही है। पहला बोल दिया मेनिया, यानी अननेसेसरी काम करने वाले ज्यादा मिल जाते हैं। दूसरे ने बोला डिप्रेशन, यानी तनाव में ज्यादा जीते हैं। नेक्स्ट बोल दिया सिजोफ्रेनिया, हिंदी में समझाइए, हिंदी में समझाएंगे भैया। सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ द बैट, बिहेवियर, अफेक्ट और थॉट का डिसऑर्डर। और लास्ट बोल रहा है ओसीडी, ओसीडी का मतलब ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर वाली कंडीशन। क्लियर हो गया। ऑब्सेशन कंपल्सन का मतलब बार बार दिमाग में अननेसेसरी अनवेलकम आइडियाज का आना, और उसके बाद में जब तक उनको ठीक नहीं कर देते तब तक परेशान करना। जैसे कि मुझे मैसेज आ रहा है दिमाग में कि आपने गाड़ी को लॉक नहीं किया, आपने गाड़ी को लॉक नहीं किया, मैंने बोल दिया तू चुप हो जा, ज्यादा दिमाग मत लगा, मैंने गाड़ी लॉक कर दी है। तब तक वो आता जाएगा, मेरी बॉडी में एंजाइटी बढ़ रही है, मेरे काम में मन नहीं लगेगा जब तक मैं जाकर के अपनी गाड़ी को चेक नहीं कर लेता। जैसे ही जाकर के गाड़ी का हैंडल चेक किया कि हाँ गाड़ी लॉक कर रखी थी, वापस यहां आते ही फिर से याद आ गया कुछ ना कुछ, तो ये चीज कहलाती है ओसीडी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, याद रखिएगा। राइट आंसर यहां क्या चला जाएगा भैया जी, सर्वाधिक डिप्रेशन देखने को मिलेगा। सर्वाधिक क्या देखने को मिलेगा, डिप्रेशन। सिम्टम सीन इन द सीवियर डायरिया इन द नियोनेट, डायरिया, सीवियर डायरिया वाले सिम्टम कौन से होंगे, कौन सा साइन एंड सिम्टम होगा जो सीवियर डायरिया के रूप में देखने को मिलेगा। सीवियर डायरिया का मतलब एक मरीज के अंदर सीवियर बॉडी से वाटर का लॉस हो रहा है, वॉमिटिंग, डिप्रेस फंटेनल्स होगा, यूरिन येलो कलर का होगा, या एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। कौन सी चीज देखने को मिलेगी, जी हां, कंपल्सन एक्शन। बहुत बढ़िया, क्या बात है, जवाब दीजिएगा भैया जी। सीवियर डायरिया में क्या वोमिटिंग होगी, गलत हो गया, वोमिटिंग सिम्टम में नहीं आएगी। डिप्रेस फंटेनल्स, यानी बच्चे के क्या हो गए, फंटेनल्स नीचे धस गए। फंटेनल्स क्या होते हैं, सूचर्स के बीच में पाए जाने वाले वाइड गैप। जी हां, क्रेनियल बोन के अंदर, स्कल बोन के अंदर जो आपके सूचर्स होते हैं, सूचर्स किसके बने होते हैं, फाइब्रस जॉइंट के अंदर काउंट होते हैं। याद रख लेना, किसके, फाइब्रस जॉइंट के अंदर काउंट होते हैं। फाइब्रस जॉइंट के ये बने होते हैं सूचर्स, और सूचर्स के बीच में बनने वाला वाइड गैप क्या कहलाता है, तो ये फंटेनल्स कहलाता है। आगे ब्रेगमा, पीछे लेम्डा होता है, इसको एंटीरियर, उसको पोस्टीरियर। आगे वाला कब क्लोज होगा, तो 12 से 18 महीने। लेम्डा कब क्लोज होगा, 6 वीक पे क्लोज होगा। अब इन पे पूछा है डिप्रेस, यानी अंदर की तरह धस गया है, तो डिप्रेस फंटेनल्स देखने को मिलेगा, जी जरूर देखने को मिलेगा, राइट आंसर बी कहलाएगा। येलो यूरिन थोड़ी होगा, नहीं होगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन का यहां कोई संबंध नहीं है। सर बल्जिंग फंटेनल्स कब देखने को मिलेगा, बल्जिंग फंटेनल्स, बल्जिंग फंटेनल्स वाली चीजें, बल्जिंग फंटेनल्स वाली चीजें कब देखने को मिलेगी, इंक्रीज आईसीपी। अगर किसी बच्चे में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, बल्जिंग फंटेनल्स देखने को मिलता है, यानी उभरा उभरा सा नजर आए। और यहां क्या देखने को मिलेगा, सनकेन फंटेनल्स, इसको क्या बोल सकते हो, सनकेन फंटेनल्स भी बोल सकते हो डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछ लिया, ड्रग मोस्ट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ओसीडी, ओसीडी के इलाज के लिए कौन सी दवाई दोगे, तो इसके लिए कौन सी दवाई देनी है, कमेंट फास्ट डियर।
जल्दी से कमेंट कीजिएगा, क्या जवाब चला जाएगा? ओसीडी की दवाई कौन सी दोगे? तो ओसीडी की ड्रग ऑफ चॉइस होती है फ्लूजेक्टिन। राइट आंसर क्या चला जाएगा? बी। कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस देखने को मिलेगी? फ्लूजेक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अल्जाइमर डिजीज मोस्ट कॉमनली, अल्जाइमर नाम की डिजीज, अल्जाइमर बोले तो अल्जाइमर में आता है अल्जाइमर डिमेंशिया। अल्जाइमर के अंदर कौन सी बीमारी देखने को मिलती है? डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब क्या हो गया? एक बूढ़े दादाजी जिनके ब्रेन के अंदर रीजनरेशन, उनके क्या हो गया? डीजनरेशन हो गया न्यूरॉन का, उनके कारण उनकी अब याददाश्त कमजोर हो गई है। बार बार वो बोल रहे हैं कि कर कुछ खाने को खाना दे दो और पिलाने को पानी दे दो, आज कुछ खाने में नहीं दिया, आज ये नहीं किया, आज वो नहीं किया, ये बार बार ऐसे मैसेज आ रहे हैं दिमाग में। तो ये सबसे ज्यादा कब देखने को मिलेगा? ओल्ड एज में। और इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी देखने को मिलेगी? टेकेरिन ड्रग ऑफ चॉइस होगी, गैलेंटामाइन होगी, गैलेंटामाइन नाम की ड्रग ऑफ चॉइस होगी। याद रखिएगा, टेकेरिन और गैलेंटामाइन नाम की ड्रग ऑफ चॉइस। एक और होती है डोनेपजिल। ये कौन सी होती है? डोनेपजिल। ये ड्रग ऑफ चॉइस रूप में काम में लेते हो। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पकड़िएगा भैया, फंसने की संभावना है। क्वेश्चन ने पूछा है द सब सिस्टम ऑफ द पर्सनैलिटी इन विच कंसर्न विद द इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। चलेगा, जवाब दीजिएगा, क्या देखने को मिलेगा? इमीडिएट का मतलब हाथों हाथ और ग्रेटिफिकेशन का मतलब लालची प्रवृत्ति। इसका मतलब क्या होगा? लालची प्रवृत्ति वाली चीजें। ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? लालची प्रवृत्ति, दिमाग में लालच आ रहा है। तो मैं चीजों का पूरों का एग्जांपल दे देता हूं। जैसे ही मार्केट के अंदर निकले, मार्केट के अंदर देखा कि बाहर एक डमी लगा हुआ है दुकान में, अच्छा सा शर्ट पहन रखा है मेरी तरह, और आपका दिमाग चला गया कि आज तो कुछ भी हो जाए, इससे ये शर्ट लेके जाना है। कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, आपको तो बस वो शर्ट चाहिए। आप हाथों हाथ उस डमी के पास में गए, उसके बटन खोले, शर्ट को निकाला, पहन करके निकल गई। आपने ये नहीं सोचा कि दुकान वाला पिटाई कर सकता है, आपने ये नहीं सोचा कि जो नाके पर पुलिस वाले बैठे हैं वो मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे, आपने ये नहीं सोचा कि ये दुकान वाला मेरे साथ में क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। आपने न तो आओ देखा न ताओ, आपने तो शर्ट खोला और पहन लिया। ये कंडीशन क्या कहलाती है? यानी आपका लालच सबसे बड़ी बात है, और लालच बुरी बलाई है। जवाब क्या चला जाएगा? इड। लेकिन सर ईगो का मतलब क्या होगा? कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाओगे, यानी दिमाग लगाओगे। जैसे ही गार्ड दुकान में चला जाएगा, जैसे ही गार्ड दुकान में चला जाएगा, कैमरे का मुंह घुमाऊंगा, इस शर्ट को खोल के चुपके से पीछे वाली गली से निकल जाऊंगा। कुछ ना कुछ थोड़ा सा दिमाग लगा के काम किया तो कंडीशन कहलाई ईगो। और लास्ट में अगर पूछ ले सुपर कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस का मतलब बहुत ज्यादा आपने कंसेप्ट लगाया है कि नहीं, गलत नहीं करेंगे, अच्छा ही करके जाएंगे, अच्छा ही करके दिखाएंगे। दुकान में गए, जाकर के पूछा कि ये बाहर लगा हुआ शर्ट कितने का है, उसने बोला 4000 का है, तो आपने दिमाग लगाया अब 4000 रुपए की पहले तो कमाई करूंगा, घर वालों के हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा, 4000 लेके आऊंगा और इसको खरीद के ले जाऊंगा। अगर ये चीजें देखने को मिलती है तो वो कंडीशन कहलाती है सुपर ईगो। यानी सुपर ईगो वाली कंडीशन किसमें देखने को मिलती है? राइट और रॉन्ग में डिफरेंस कौन करती है? सुपर ईगो कंडीशन, याद रख लेना। और इड का मतलब सबसे लालची, तो आपको इड नहीं बनना है भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया? ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं भैया जी। अरे अंगूर कैसे हैं? अंगूर खट्टे हैं, अंगूर कड़वे हैं। तो कौन सी डिफेंस हो गई? तो याद रख लेना, अंगूर खट्टे हैं का मतलब क्या हो गया? आप वहां किस चीज का रेशनल देने की कोशिश कर रहे हो, यह कंडीशन कहलाती है रेशनलाइजेशन। जैसे कि एग्जाम होने के बाद आपने बोला कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था। क्या हो गया? टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, यानी किसी न किसी चीज का तर्क दे रहे हो आप। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में आपसे बोलेंगे कि अरे यार क्वेश्चन अटेंड क्यों नहीं? अरे यार एक सब्जेक्ट डाल दिया सारा का सारा, मैं क्या करूं, मैं तो सारा सिलेबस पढ़ के आया था, बस एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ा और नालायक ने वही डाल दिया। ये क्या हो गया? रेशनलाइजेशन, यानी तर्क देने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा लिखा हुआ है रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, यानी आप लोगों में दिखाने के लिए कुछ और करते हो और अपने दिमाग में कुछ और चलाते हो। यह कंडीशन कहलाती है रिएक्शन फॉर्मेशन। जो बेस्ट एग्जांपल होता है सासू और बहू का। जी हां, बहू जब दूसरे लोगों को देखती है तो सासू के प्रति नेचर चेंज, और सासू मां का भी नेचर चेंज हो जाता है बहू के प्रति, अगर कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है तो यह कंडीशन होती है रिएक्शन फॉर्मेशन। सप्रेशन का मतलब आप दिमाग में कोई भी अननेसेसरी जो वेलकम आइडियाज आ रहे हैं उनको सप्रेस, यानी जानबूझ करके रोकने की कोशिश कर रहे हो, यह सप्रेशन होगा। आइडेंटिफिकेशन का मतलब आपने किसी की आइडेंटिफिकेशन को ले लिया, जैसे कि सलमान खान बड़ा अच्छा लगता है, हम तो सलमान खान को फॉलो करते हैं। कोई बोलेगा मुझे तो क्रिकेट बड़ा पसंद है, तो मैं तो हर एक खिलाड़ी को फॉलो करता रहता हूं क्रिकेट के अंदर। ये सारी चीजें देखने को मिले तो उसको बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन। कोई अमिताभ बच्चन को फॉलो करता है, कोई हेमा मालिनी को फॉलो करती है, कोई करिश्मा कपूर को फॉलो करते हैं, कोई सलमान खान, कोई आमिर खान को, कोई टीचर को, कोई स्टूडेंट को, अलग अलग लोग किसी न किसी को फॉलो करते हैं। वो होती है आइडेंटिफिकेशन, यानी उनके जैसा खाना पीना, उनके जैसा बोलना, उनके जैसे नाटक करना, ये सारी चीजें नजर आना। क्लियर हो गया? राइट आंसर ए।
नेक्स्ट, कॉमन रिस्क ऑफ द सीवियर डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन की रिस्क क्या देखने को मिलेगी? तो याद रख लेना, सीवियर डिप्रेशन के अंदर लोग मरने के बारे में ज्यादा सोचते हैं, सुसाइड देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। क्या देखने को मिलेगा? सुसाइड वाली कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करोगे? तो याद रखना 10 अक्टूबर को किया जाता। अब स्पीड बढ़ती जा रही है भैया जी, कोऑपरेट कीजिएगा, साथ में अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, एक बार राफेल की तरह उड़ाएगा कमेंट बॉक्स को। स्पीड भले ही बढ़ो लेकिन क्वेश्चन मैक्सिमम तक पहुंचा दूंगा। राइट आंसर क्या चला जाएगा? 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया आपसे? डिल्यूजन इज ए डिसऑर्डर ऑफ, अरे डिल्यूजन का मतलब क्या होता है? फॉल्स फिक्स बिलीफ, फॉल्स फिक्स बिलीफ। फॉल्स फिक्स बिलीफ का मतलब एक चीज पे दिमाग लगा दिया, वो सही है तो सही, वो गलत है गलत। फॉल्स का मतलब झूठा, फिक्स का मतलब फिक्स, और बिलीफ का मतलब एक बात को बार बार रिपीट कर रहे हो, यानी घर वाले मुझे मारना चाहते हैं, घर वाले मुझे पसंद नहीं करते, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता नहीं पढ़ाता नहीं पढ़ाता, वो मुझे मारना चाहता है, वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, वो मेरा सिलेक्शन नहीं होना चाहता है, ये सारी चीजें दिमाग में बिठा लेते हो, ये कंडीशन क्या कहलाती है? डिल्यूजन कहलाता है। क्लियर हो गया? डिल्यूजन ऑफ द परसिक्यूशन यानी शक संदेह वाली चीजें मोस्ट कॉमन सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलती है। और डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियोसिटी यानी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हूं तो मेनिया में देखने को मिलता है डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियोसिटी। और डिप्रेशन वाले मरीज में देखने को मिलता है डिल्यूजन ऑफ द निहिलिस्टिक, डिल्यूजन ऑफ द होपलेस, हेल्पलेसनेस वाली कंडीशन, यानी मेरा जिंदगी में कोई नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, ये उसमें। तो ये किसका डिसऑर्डर है भैया जी? थॉट का यानी सोच का डिसऑर्डर है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया भैया, फटाफट से जवाब दीजिएगा। मेथड यूज इन द हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल नाम की कौन सी दवाई है? तो यह आपकी एंटीसाइकोटिक है। कैसी है भैया जी? एंटीसाइकोटिक ग्रुप की दवाई है जो साइकोसिस वाले मरीज में काम में लेते हैं। और इसको देने का तरीका क्या देखने को मिलेगा? जेड ट्रैक मेथड काम में लेते हैं। राइट आंसर ए होगा। इसके सीवियर साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलते हैं? ईपीएस बोले तो एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम देखने को मिलता है, जिसमें क्या होगा? स्यूडो पार्किंसोनिज्म। क्या होगा? स्यूडो पार्किंसोनिज्म। स्यूडो पार्किंसोनिज्म का मतलब क्या होगा? मरीज में ट्रिमर्स आएंगे, पिन रोलिंग ट्रिमर्स वगैरह देखने को मिलेगा। मरीज में क्या होगा? एकेथीसिया। मरीज में क्या देखने को मिलेगा? टार्डिव डिस्काइनेशिया। क्या होगा? टार्डिव डिस्काइनेशिया देखने को मिलेगा। मरीज में क्या देखने को? एकेथीसिया और टार्डिव डिस्काइनेशिया, यह आपको उस मरीज में देखने को मिलेगा। और एक क्या देखने को मिलेगा? डिस्टोनिया। डिस्टोनिया, डिस्टोनिया का मतलब उसके आई बॉल के मूवमेंट गड़बड़ा गए, मुंह तिरछा हो गया, आंखें ऊपर चली गई। एकेथीसिया का मतलब मरीज एक जगह बैठ नहीं पाता है, अलग अलग जगह उछल कूद कर रहा है। टार्डिव डिस्काइनेशिया का मतलब कुत्ते की तरह जबान लटका दी है और मुंह से लार गिर रही है। और ये टार्डिव डिस्काइनेशिया सबसे सीवियर होता है, और मोस्ट कॉमन पूछ ले तो एकेथीसिया होता है। क्लियर है? ये वाली चीजें आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, आईएम इंजेक्शन के रूप में काम में लेते हैं, और आईएम भी कौन सा? डीप आईएम के लिए काम में लिया जाता है। जेड ट्रैक मेथड जो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या पूछा है? पार्टोग्राम किसके लिए यूज करोगे? पार्टोग्राम किसके लिए यूज किया जाता है? तो प्रेगनेंसी के दौरान प्रोग्रेस ऑफ द लेबर, लेबर में कुछ प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई उसके लिए पार्टोग्राम काम में लेते हैं, जिसमें बार बार क्या देखा जाता है? यही कि सर्विक्स पहले कितना डायलेट था, अब कितना हो गया, बच्चे की धड़कन क्या है, मदर की कंडीशन क्या है, बच्चे की कंडीशन क्या है। तो पार्टोग्राम आपको किसके बारे में बता रहा है? एडमिशन द पेशेंट नहीं, डिटेल ऑफ द मेडिसिन नहीं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द आउटडोर पेशेंट नहीं। राइट आंसर क्या चला जाएगा? प्रोग्रेस ऑफ द लेबर। प्रोग्रेस ऑफ द लेबर के लिए पार्टोग्राम काम में लेते हैं, जिसमें दो लाइन होती है। एक कौन सी होती है? एक्टिव लाइन। एक तो एक्टिव फेज होगी, एक होगी एक्शन लाइन। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। एक्टिव और एक्शन लाइन देखने को मिलती है। सर्विक्स का हाईएस्ट डायलेटेशन 10 सेंटीमीटर जवाब देना है। ये दिया किसने था? फ्राइडमान ने दिया था। किसने जानकारी दी थी? फ्राइडमान ने बताया था पार्टोग्राम के बारे में। एक स्कोर होता है बिशुप स्कोर। क्या होता है? बिशुप स्कोर। बिशुप स्कोर किसके बारे में बताता है? रेडीनेस ऑफ द लेबर। रेडीनेस ऑफ द लेबर। अरे भैया जी, लेबर स्टार्ट होने वाला है या नहीं है उसके बारे में जानकारी कौन देगा? तो बिशुप स्कोर। लेकिन लेबर आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है तो जानकारी कौन देगा? पार्टोग्राम देगा। जी हाँ, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन देखने को मिलेगी। अलर्ट और एक्शन लाइन है, दो देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, इफ एयर बबल अपीयरिंग ड्यूरिंग द चेस्ट ड्रेनेज, एक मरीज को चेस्ट ड्रेनेज लगा रखा है, सेंटीमीटर का डिफरेंस रहेगा, 4 सेंटीमीटर पे आपको अलर्ट हो जाना है, एक्शन लाइन 10 सेंटीमीटर में काम में लेनी है, अलर्ट हो जाना है, उसके बाद में एक्शन करना है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, इंडक्शन ऑफ द लेबर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछ लिया, एयर बबल देखने को मिल रहा है, हवा निकल रही है पाइप से, पाइप में हवा देखने को मिल रही है, कंडीशन क्या बोलेंगे? तो चेस्ट ट्यूब लगा रखी है मरीज को, चेस्ट, अगर मरीज में एयर को रिमूव करना है तो आपको कहां लगाना पड़ेगा? सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर लगाना है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में भी कहां? मिड क्लेविकुलर लाइन में लगाना है। और अगर आपको वाटर को रिमूव करना है, अगर आपको पानी को निकालना है तो जवाब क्या देना है? 8 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस। क्लियर हो गया, ये याद रख लेना, एयर को रिमूव ऊपर से करना है, व्हाइट को इसको करना है, और दोनों में अगर पूछ ले तो मिडिल काम में ले सकते हो, नई गाइडलाइन के अनुसार 4 to 5, ये मिडल भी बेस्ट आंसर होता है। क्लियर हो गया, हवा कहां रहेगी? हवा हल्की रहेगी, ऊपर से निकालनी पड़ेगी, वाटर क्या होगा? भारी होगा, नीचे ट्यूब लगानी पड़ेगी, चेस्ट में लगा रहे हैं। और ये क्या हो गया? अगर उसमें बबल्स देखने को मिल रहा है, एयर लीकेज देखने को मिलेगा। और चेस्ट ट्यूब को रिमूव करने से पहले मरीज में वल्सेल्वा मैनवर यानी उसको गहरी सांस लेकर के होल्ड करने के बारे में बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया भैया जी, ड्यूरिंग लेबर असेसमेंट द नर्स ऑब्जर्व ए साइन ऑफ द फीटल डिस्ट्रेस। अरे एक फीमेल है जिसमें लेबर चल रहा है, लेबर के दौरान बच्चे में डिस्ट्रेस देखने को मिला, बच्चे में तनाव देखने को मिल रहा है, इमीडिएटली नर्स क्या करेगी? तो फटाफट से ऑप्शन को पढ़ के जवाब दीजिएगा भैया, जवाब दीजिएगा क्या आंसर होगा? बच्चे में डिस्ट्रेस देखने को मिला। अब चारों के चारों ऑप्शन में क्या पूछा है? पहला बोल रहा है ऑक्सीटोसिन को स्टॉप कर देंगे, डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करेंगे और ऑक्सीजन स्टार्ट कर देंगे, पानी स्टार्ट कर देंगे। दूसरा बोल दिया पहले डॉक्टर साहब को बोलेंगे, फिर आईवी स्टार्ट करेंगे, फिर ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीटोसिन को रोक देंगे, डॉक्टर साहब को बताएंगे, मरीज को शिफ्ट कर देंगे ओटी में। इसका मतलब मरीज को ऑक्सीटोसिन चल रहा है, तो शिफ्ट ओटी में कभी भी इमीडिएटली नहीं कर सकते, ऑक्सीटोसिन को रोक करके डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म, ये ठीक बात है, अच्छा है। इन्फॉर्म द डॉक्टर एंड स्टार्ट आईवी ऑक्सीटोसिन कभी भी नहीं करेंगे, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन को और ज्यादा बढ़ाएगा, अपन ऑक्सीटोसिन स्टार्ट नहीं करेंगे, यह बात गलत। पहले ने बोला है इफ ऑन ऑक्सीटोसिन, अगर ऑक्सीटोसिन चल रहा है तो उसको रोक दो, इन्फॉर्म द डॉक्टर, डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करो, आईवी फ्लूइड चालू करो और ऑक्सीजन। तो बेस्ट आंसर क्या चला जाएगा? ए। बेस्ट आंसर क्या जाता है? ऑप्शन की कंडीशन से ए राइट आंसर बनेगा भैया जी, ए नहीं होता तो आपका सी चला जाता। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया? अरे भैया जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, डाबडा। डाबडा किसने दिया था? कुबलर रोस ने दिया था। किसने दिया था? कुबलर रोस के अनुसार। कुबलर रोस भाई साहब ने डाबडा की स्टेज बताई थी, जीवन में जब जब आपको तनाव आएगा 5 चीजें हर एक जीवन में घटेगी, किसी के कम समय चलेगी, किसी के जीवन में लंबे समय तक चलेगी। सर सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? जैसे ही कोई मैसेज आएगा आप बोलोगे ए प्लेन ऑर्डिनरी रिजेक्शन, उस बात को संपूर्ण रूप से नष्ट कर दोगे, बात को खत्म कर दोगे, खारिज कर दोगे, यह कंडीशन कहलाती है डिनाइल। याद रखने का अच्छा तरीका, आप उस बात को मानने से मना कर देते हो, यानी मेरे करण अर्जुन आएंगे। आपने उस बात को मना कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि आपके मान लीजिएगा ये रिजल्ट आ गया या वो पेपर कैंसिल हो गया, आपने बोल दिया हो ही नहीं सकता। या मैंने आपको बोल दिया कि आपका क्लोज फ्रेंड है जिसकी डेथ हो गई, आपने बोल दिया हो ही नहीं सकती, मेरी कल बात हुई थी। इसका मतलब सबसे पहले डिनाइल देखने को मिला। कुछ समय बाद आप गुस्सा करोगे कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ही अच्छा ऐसा क्यों करता है, मेरा एक ही तो दोस्त था जिसको तू ले गया, यानी गुस्सा करोगे। उसके बाद में बार्गेनिंग करोगे कि हे भगवान सर की बात गलत निकल जाए, मेरा दोस्त मरे नहीं, सिर्फ एक्सीडेंट हो जाए, ज्यादा नहीं हो, पैरालिसिस हो जाए, कम से कम हाथ कटा हुआ मिल जाना, पैर कटा हुआ मिल जाना, लेकिन कम से कम जिंदा मिल जाना। यानी भगवान के साथ बार्गेनिंग कर रहे हो, भगवान के साथ में क्या कर रहे हो? बार्गेनिंग कर रहे हो। उसके बाद में क्या चले जाओगे? डिप्रेशन में, यानी तनाव वाली स्थिति में चले जाओगे कि ये क्या हो गया, म्यूट एंड मोशनलेस, खाना पीना बंद, सिर्फ रोना धोना और चुपचाप से रहना। उसके बाद में कुछ समय बाद में उस बात को स्वीकार कर लोगे, यानी एक्सेप्टेंस देख लोगे कि हाँ हो गया तो हो गया, अब क्या करें हैं। मरने के बाद में किसी के ऊपर वापस से मरा थोड़ी जाता है, क्या करें, बहुत अच्छा था लेकिन चला गया तो चला गया, ये वाली कंडीशन हो गई, तो इसको बोलते हैं डाबडा। सब व्यक्ति अपने जीवन में डाबडा काम में लेते हैं, एग्जाम से रिजल्ट से लेकर के एरोप्लेन उड़ाने तक के दौरान। क्लियर हो गया डियर, चले आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीक पॉइंट ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अरे यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन का पीक लेवल क्या कहलाता है? यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन का पीक लेवल आपको क्या कहलाएगा? भैया जी फटाफट से जवाब दीजिएगा। क्या बात है, आज तो इमोजी की मौज कर दी।
चलेगा। क्या यूट्रस का पीक लेवल कॉन्ट्रैक्शन एसिलरेशन बोलेंगे? जी नहीं, एसिलरेशन तो नॉर्मल कंडीशन होती। डिसिलरेशन कौन सी होती है? एबनॉर्मल, यानी जब जब कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उसके बाद बच्चे की सीवियर हार्ट रेट कम होती है। एक में होगा, एक में नहीं होगा, इसको एक्मी बोला जाएगा, सॉरी एक्सोमीम नहीं होगा, एक में होगा। राइट आंसर बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया, फटाफट से जवाब दीजिएगा। द प्रेजेंस ऑफ द ब्लड इन द यूरिन। अरे यूरिन के अंदर जैसे ही बाथरूम में गए, यूरिन पास आउट करने को रोज वाली फीलिंग के साथ कि कैसा देखने को मिलेगा, ट्रांसप्लेंट कलर का, लाइट येलो, लेकिन लाल लाल खून जैसा नजर आ रहा है। क्या बोलोगे? यूरिन। ग्लाइकोसूरिया का मतलब ब्लड में क्या देखने को मिल रहा है? ग्लूकोज देखने को मिल रहा है। एल्बुमिनोमिया का मतलब क्या हो गया? एल्बुमिन की कंडीशन देखने को मिले ब्लड में, इसको क्या बोलेंगे? हिमेचूरिया। ब्लड में यूरिन देखने को मिले, यूरिन में क्या देखने को मिलेगा? ब्लड देखने को मिलेगा। ये भी गलत हो गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज। और स्टूल में देखने को मिले अगर ओल्ड ब्लड, अगर स्टूल में ओल्ड ब्लड पूछ लेता है तो क्या बोलोगे? मेलेना बोलेंगे। और अगर आपसे पूछ लेता है फ्रेश ब्लड के बारे में तो क्या बोलोगे? हिमेटोचीजिया। क्या बोलोगे? हिमेटोचीजिया बोला जाता है। फ्रेश ब्लड के बारे में पूछे, जवाब देना हिमेटोचीजिया, जो लोअर जीआईटी में होता है। और अपर जीआईटी के कारण क्या देखने को मिलेगा? मेलिना देखने को मिलेगा, ब्लैक टेरी स्टूल देखने को मिलेगा। गुइक टेस्ट किया जाएगा। कौन सा टेस्ट? गुइक टेस्ट किया जाता है। चले आगे, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरलैपिंग ऑफ द पैराइटल बोन ड्यूरिंग द बर्थ। अरे बच्चे के जन्म के दौरान उसकी पैराइटल बोन, उसका सॉरी क्या हो गया? पैराइटल बोन क्या होगी? ओवरलैपिंग हो गई। ओवरलैपिंग का मतलब जो, हाँ, स्कल की बोन है, एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर चढ़ के निकल के आया, बच्चा जन्म लेके आया। यानी आपने बच्चे का जब भी जन्म के दौरान कभी सर देखा होगा तो उटक पटक सा देखने को मिलता है, बोले तो अजीबोगरीब नजर आता है, समझ में ही नहीं आता ऐसा कैसा सर है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है माउल्डिंग। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? माउल्डिंग। सर माउल्डिंग क्यों होती है? मदर के हेवी पेल्विक से जब नन्हे मुन्ने का सर निकालना है तो क्या देखने को मिलेगा? हड्डी हड्डी के ऊपर चढ़ के ये जो सर इतना बड़ा होता है वो छोटा सा होकर के निकल आएगा, और कुछ समय के बाद में ये माउल्डिंग रिजोल्व हो जाती है 72 घंटे के अंदर। विद इन 72 आवर्स ये माउल्डिंग रिजोल्व हो जाती है। और ओवरलैपिंग क्यों हो पाती है? क्योंकि बीच में सूचर्स पाए जाते हैं, फंटेनल्स पाए जाते हैं, और उसके बाद अब आपके स्कल में माउल्डिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि सूचर्स फ्यूज हो चुके हैं, अब नहीं हो सकती। हिमेटोमा का मतलब ब्लड का कलेक्शन, फिक्सेशन का मतलब चीज फिक्स हो जाना, कैपेट्स का यहां मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया? व्हाट इज द लेवल राइज ड्यूरिंग द ओवुलेशन। ओवुलेशन के दौरान टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है? तो याद रख लेना, कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण आपके सर्विक्स की म्यूकस, अरे भैया जी सर्विक्स की म्यूकस थिक हो जाती है और बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाना और सर्विक्स का म्यूकस का थिक हो जाने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? तो जवाब देकर के क्या होगे? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। और ओसीपी के अंदर याद रखना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर याद रखिएगा कौन सा कैंसर मोस्ट होता है? तो सर्विक्स होता है। कौन से कैंसर की सबसे ज्यादा रिस्क होती है? तो सर्वाइकल कैंसर। और दूसरा कौन सा होता है? ब्रेस्ट कैंसर होता है। दूसरा ब्रेस्ट कैंसर, इन दोनों की सबसे ज्यादा रिस्क होती है। और अगर किसी भी मरीज में कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है तो उसके अंदर आपको ओसीपी सजेस्ट नहीं करनी है। यहां जवाब क्या चला जाएगा? ए। यह जवाब क्या चला जाएगा? ए। ध्यान से मेरे हर एक होठ से निकलने वाले शब्द को पकड़ते जाएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा ये कल के एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन ने पूछा है द ब्लड लॉस ड्यूरिंग द नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी में कितना ब्लड लॉस देखने को मिलेगा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मैंने पहली क्लास में बता दिया था 35 से लेकर के 50, और एबनॉर्मलिटी सारी बता दी थी, बोले तो मिनोरेजिया, मेट्रोमिनोरेजिया, मिनोमेट्रोरेजिया, डिसयूरे, सारी की सारी कंडीशन बता दी थी। क्लियर है? तो यहां क्या होगा? कितना लॉस देखने को मिलेगा नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर? भैया जी कमेंट बॉक्स को उड़ाएगा, थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ाएं। बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या जाएगा? बिलो 500 देखने को मिलेगा। राइट आंसर क्या चला जाएगा? बी। इसके बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा? लोकिया देखने को मिलेगा। क्या लोकिया कितना होगा? 3 कंडीशन होती है। सबसे पहला रुब्रा आएगा, उसके बाद में सिरोसा आएगा, लास्ट में अल्बा आएगा। बोले तो आरएसए वाली कंडीशन देखने को मिलती है। याद रख लेना 14 दिन तक ये देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? 1 से 5 दिन ये देखने को मिलेगा, 5 से 9 दिन ये होगा, और 10 से 14 दिन तक ये देखने को मिलेगा। इसका कलर रेड कलर का देखने को मिलेगा। ये कैसा होगा? लगभग येलो कलर जैसा होगा। और इसका कलर कैसा होगा? व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा। याद रख लेना। इसका क्या नाम बता दिया? रुब्रा। जी हां, क्या नाम बता दिया? रुब्रा। इसको क्या बोलोगे? सिरोसा। और ये क्या हो गया? अल्बा वाली कंडीशन आरएसए।
क्लियर हो गया। तो कितना देखने को मिलेगा, लेस देन 500 ml वाली कंडीशन होगी। अगर सर 500 ml से ज्यादा हो गया तो एबनॉर्मलिटी बोलेंगे, बोले तो पीपीएच। और पीपीएच के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, मिथार्जिन ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी। क्या रहेगी, जी हाँ, बहुत बढ़िया, एम्स का क्वेश्चन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया, फीचर्स ऑफ द कुस्माउल्स रेस्पिरेशन। कुस्माउल्स रेस्पिरेशन किस मरीज में देखने को मिलता है, तो पहली कंडीशन तो डायबिटीज कीटो एसिडोसिस, वो फीमेल जिसकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसके दौरान क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कमी होने के दौरान वो फैट का डिस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं, फैट का डिस्ट्रक्शन करते हैं। जब फैट का डिस्ट्रक्शन होगा तो फैट किस रूप में टूटेगी, तो वो टूटेगी आपकी कीटोन बॉडीज में। किस में टूटेगी, कीटोन बॉडीज में। वो कीटोन बॉडीज आपकी यूरिन में निकल के अगर आने लगी तो इस कंडीशन को क्या बोलोगे भैया जी, कीटोन यूरिया। क्या बोलोगे, कीटोन यूरिया बोला जाता है, याद रखिएगा। और इसी मरीज में कैसा देखने को मिलेगा, फ्रूटी। अरे फ्रूटी मतलब फ्रूट के जैसी खुशबू आएगी, फ्रूटी ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। और क्या देखने को मिलेगा, कुस्माउल्स रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। और कुस्माउल्स रेस्पिरेशन वाले मरीज में क्या होगा, ए बी सी डी। कुछ बच्चे के सी जवाब आ रहा है, जिनकी भैंस पानी में चली जाएगी। अरे लोबर्ड रेस्पिरेशन विद द इंक्रीज रेट नहीं होगा, एबनॉर्मली डीप रेगुलर विद द इंक्रीज द रेस्पिरेशन इज द कुस्माउल्स रेस्पिरेशन। राइट आंसर डी चला जाएगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। याद रखिएगा, राइट आंसर क्या चला गया, डी। बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द रिटेंट प्लेसेंटा। बच्चा डिलीवर हो गया, डिलीवरी हो गई, लेकिन प्लेसेंटा बाहर नहीं आया। बच्चा डिलीवर हो गया, लेकिन प्लेसेंटा थर्ड स्टेज में बाहर आना चाहिए था, लेकिन प्लेसेंटा बाहर नहीं आया। अरे क्यों नहीं आया, कहां गड़बड़ हो गई, गड़बड़ के बारे में पता कीजिएगा। पहला बोल रहा है एटोनिक यूट्रस, यानी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, यूट्रस में टोन ही नहीं है। दूसरा बोल रहा है कॉन्ट्रैक्शन रिंग है, उसके अंदर क्या है, कॉन्स्ट्रक्शन रिंग देखने को मिल रही है, यानी वो पूरा बना ही नहीं है, पूरा खुल नहीं रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है पुअर वॉलेंट्री एक्सपल्सन इफर्ट, उसके एफर्ट्स अच्छे नहीं है। लास्ट बोल दिया प्लेसेंटा एक्रीट वाली कंडीशन, यानी प्लेसेंटा चिपका हुआ है। तो ये वाली कंडीशन नहीं होती है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मोस्ट कॉमन क्या होता है, तो एटोनिक यूट्रस। इसी के कारण मरीज में क्या देखने को मिलता है, पोस्टपार्टम हेमरेज। और पोस्टपार्टम हेमरेज के कारण ही फीमेल की क्या बढ़ जाती है, मोर्टिलिटी रेट। क्या बढ़ जाती है, मोर्टिलिटी रेट। अगर फीमेल में पूछे तो जवाब देकर क्या होगे, पोस्टपार्टम हेमरेज या हेमरेज के कारण देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। वहीं पे अगर बच्चे में पूछ ले तो क्या जवाब दोगे, प्री टर्म लेबर। प्री टर्म के कारण बच्चा क्या देखने को मिलता है, ज्यादा उसकी मौत होने के आसार बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गया। या राइट आंसर ए जाएगा। सर टोन कैसे बढ़ाए, मिथार्जिन लगा दो भैया जी, मसाज कर दो। साइनोसिस इज ए कोज इन केस ऑफ, अरे साइनोसिस के वर्ड की डेफिनेशन पूछिए। लेक ऑफ द वाटर, पानी की कमी हो जाना साइनोसिस। लेक ऑफ द ऑक्सीजन, लेक ऑफ द ग्लूकोज या लेक ऑफ द ब्लड, तो ब्लड की कमी हो जाना एनीमिया कहलाता है, ग्लूकोज की कमी कहलाता है हाइपोग्लाइसीमिया, पानी की कमी कहलाता है हाइपोवोलेमिया। और यह जवाब क्या चला जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाना क्या कहलाएगा, साइनोसिस। ड्यूरिंग द +2 स्टेशन पोजीशन ऑफ द फीटल हेड, आप फीटल हेड की 2+ पोजीशन कब बोलोगे, तो याद रख लेना ये फीमेल का पेल्विक है। पेल्विक में ये उभरा हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इस्चियल स्पाइन। याद रखिएगा। यहां अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं इस्चियल स्पाइन के ऊपर, अगर नन्हे मुन्ने का हेड ऐसा नजर आ रहा है, चलेगा। नन्हे मुन्ने का हेड कहां नजर आ रहा है, यहां, तो -5 -4 -3 -2 -1, और ये कंडीशन क्या कहलाती है, 0 कहलाती है। सर इसके बाद में +1 +2 +3, अरे बोलते जाओ, +4 +5। क्लियर हो गया। ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो अब जवाब दो, बच्चे का हेड कहां देखने को मिल रहा है, +2 पे। +2 का मतलब इस्चियल स्पाइन से क्या हो गया, कहां हो गया, बिलो इस्चियल स्पाइन। राइट आंसर ए चला गया। तो अगर बात करते हैं कि अगर कंडीशन अभी भी बच्चे का हेड प्लस पे है, डिलीवरी होगी, अभी नहीं होगी। डिलीवरी कब होगी, जैसे जैसे बच्चे का हेड नीचे आएगा डिलीवरी के आसार बढ़ जाएंगे। और अगर सर 5 पे आ गई तो बस आने ही वाला है, मिठाई तैयार करो, बस आप मिठाई तैयार करो। बच्चा बोल रहा है मैं आया 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 आया, बार आया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग टू बी गिवन स्लोली टू रिड्यूस द हैजार्ड। अरे भैया जी, एक मरीज को नाक से दी जा रही है फीडिंग, उसको बोल रहे हैं धीरे धीरे देना है। क्यों देना है भैया धीरे धीरे, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब की फीडिंग स्लो क्यों करवानी है। याद रख लेना, एनजी ट्यूब का डायमीटर कहां से चेक करते हो, टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब, ईयर लोब
ईयर लोब से जिफोइड प्रोसेस, ये इसका डायमीटर लेने का तरीका होता है। कन्फर्मेटिव क्या होता है, इसका एक्सरे से कन्फर्मेशन किया जाता है। ये एनजी ट्यूब के बारे में याद रख लेना, फोलस पोजीशन दी जाती है। कौन सी फोलस पोजीशन मरीज को दी जाती है लगाने के दौरान। ये तो बात हो गई इसकी। दूसरा आपसे पूछ सकता है एनीमा के बारे में, एनीमा के अंदर पोजीशन कौन सी देनी है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है। कौन सी पोजीशन देनी है, मरीज को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है। इंपॉर्टेंट चीज है। इंसर्ट कितना करना पड़ेगा, तो लगभग 3 से 4 इंच इंसर्ट करना पड़ेगा एडल्ट के अंदर। एडल्ट में एनीमा इतना इंसर्ट करना है। एनीमा की हाइट 2 प्रकार की होगी, अगर कौन सा है रिटेंट है और एक कौन सा होता है इवाक्वेंट। अगर एक तो कंडीशन हो गई रिटेंट और दूसरा इवाक्वेंट वाली कंडीशन, तो आपको डायमीटर कितना रखना है भैया जी, 45 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर आपको हाइट रखनी है केन की। यानी इसको बोले तो 18 इंच और इसका बोले तो 8 इंच हाइट रखनी है एनीमा केन की, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। पार्टोग्राम इससे ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा रागिनी देवी, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। समय की सीमाएं हैं, फिर से कभी समय मिला तो पार्टोग्राम को बहुत अच्छे से डीप में पढ़ाएंगे। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, आपसे इतना ही पूछेगा पार्टोग्राम का मतलब। तो आपको बोलना है प्रोग्रेशन ऑफ द लेबर। 2 प्रकार की लाइन होती है, एक एक्शन लाइन, एक अलर्ट लाइन। 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पे स्टार्ट होती है। क्लियर हो गया। चलेगा। यहां क्या देखने को मिलेगा, कौन सी रिस्क को रोकोगे, रीगर्जिटेशन। यानी अगर खाना तेज तेज मरीज को दे दिया तो वो रीगर्जिटेट करेगा, वापस से निकल आएगा। क्लियर हो गया। तो राइट आंसर ए, डिस्टेंशन नहीं, इंजेक्शन नहीं, फ्लैटुलेंस को नहीं प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फटाफट से पढ़िएगा भैया जी। जी हां, रिटेंट अंदर रखना है, 8 इंच रख दो। इवाक्वेंट बाहर निकालना है, बहुत बढ़िया, 18 इंच रख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, मोस्ट कॉमन, क्या पूछ लिया, मोस्ट कॉमन नॉर्मल पोजीशन ऑफ द फीटस इन द यूट्रस। अरे भैया जी, सबसे मोस्ट कॉमन फीटस कौन सी पोजीशन में देखने को मिलेगा। अगर पूरी की पूरी पूछ ले तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर जवाब दे करके आ जाना। लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर आपकी मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा इनमें से पोजीशन कौन सी होगी, तो पहला बोल रहा है ओब्लिक्यू, यानी ऐसा बच्चा इस प्रकार से नजर आ रहा है। ट्रांसवर्स का मतलब इस प्रकार से बच्चा नजर आ रहा है, और वर्टेक्स का मतलब इस प्रकार से बच्चा नजर आ रहा है। तो मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है। और इसी में अगर और ज्यादा डीप में पूछ ले डायमीटर कौन सा नजर आएगा, तो बाईपैराइटल डायमीटर, बाईपैराइटल डायमीटर नजर आता है, जो 9.5 सेंटीमीटर का होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर हो गया। पेल्विक मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से पढ़िएगा। एक मरीज है जिसमें एपिस्टेक्सिस हो रहा है, कौन सी पोजीशन दोगे। एक मरीज है जिसमें एपिस्टेक्सिस हो रहा है, द पोजीशन रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट विद द एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस का मतलब नाक से खून निकल रहा है। नाक से खून निकलने के दौरान मरीज को पोजीशन देनी है सिटिंग विद द हेड टर्न फॉरवर्ड, यानी मरीज को कौन सी पोजीशन देनी है, हाई फोलस पोजीशन, हाई फोलस और लीन फॉरवर्ड। कौन सी, लीन फॉरवर्ड, यानी मरीज को आगे की तरफ झुका करके सीधा बिठा देना है, ताकि खून क्या होगा, एस्पिरेट नहीं करेगा, जो भी निकल रहा है बाहर निकल जाएगा। सुपाइन नहीं देनी, प्रोन नहीं देनी, और हेड को बैकवर्ड नहीं करना, गर्दन को पीछे कर दिया वो निगल लेगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज ए कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ द ब्रिज प्रेजेंटेशन। अरे बच्चा कैसा हो रहा है, ब्रिज प्रेजेंटेशन में नजर आ रहा है। एक याद रख लेना, अगर बच्चे का हेड पहले आ रहा है, ये क्या बोलोगे, सिफेलिक। और अगर बच्चे के क्या नजर आ रहे हैं भैया जी, ये बच्चे का हेड और ये उसके बटक, तो बटक पहले आ रहे हैं, कंडीशन क्या कहलाती है, ब्रिच प्रेजेंटेशन कहलाता है। ब्रिच प्रेजेंटेशन वाली कंडीशन में मोस्ट कॉमनली क्यों होती है, तो इसका जवाब क्या जाएगा, हाइड्रोसिफिलिस। बोले तो बच्चे का हेड बड़ा हो गया, पानी भर गया। प्लेसेंटा प्रीविया, यानी प्लेसेंटा अपनी जगह नहीं लग करके नीचे लगा है। पॉलीहाइड्रोमेनियोज का मतलब समुद्र में पानी ज्यादा है, तो इसका जवाब जाएगा प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी का मतलब बच्चा अभी मैच्योर नहीं हुआ है। अभी बच्चा अगर मैच्योर हो जाता तो अपने टाइम से घूम घूम करके वापस से अपनी पोजीशन में आ जाता। या तो प्रेगनेंसी जल्दी हो गई या प्रेगनेंसी लेट हो गई, तब बच्चे के क्या देखने को मिल रहे हैं, जी हां, बटक से पहले आए, वरना बच्चा घूम घाम के अपनी जगह वापस से आ जाता। ये हेड है और ये हेड है और ये इसके क्या है, बटक नजर आ रहे हैं। याद रख लेना, ये इसके बटक हैं, डबल बनाए, इसका मतलब बटक। क्लियर है। तो प्री मैच्योरिटी वाली कंडीशन होती है। ये जवाब यहां नहीं जाएंगे भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन ने पूछा है लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइनल। अरे स्पाइन क्या होगी, लेटरल कर्वेचर। अगर आपकी स्पाइनल कोड ऐसी देखने को मिले तो क्या बोलोगे, पहला बोल रहा है लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस या पेक्टस एक्स्ट्रा कैवेटम।
पेक्टस एक्स्ट्रा कैवेटम का मतलब होता है कि बराबर जीफोइड प्रोसेस की जगह आपकी मसल्स में क्या हो जाता है, सीवियर वास्टिंग होती है और मसल्स और उसका लिगामेंट टूटने के कारण मरीज की छाती अंदर धस जाती है। ये यहां नहीं नजर आएगा। स्कोलियोसिस का मतलब क्या होगी, स्पाइनल कॉर्ड तिरछी हो चुकी है। काइफोसिस का मतलब मरीज में क्या देखने को मिला, आगे की तरफ झुक चुका है, पीछे कुबड़ निकल चुकी है। ये काइफोसिस ओल्ड एज में देखने को मिलता है। लॉर्डोसिस का मतलब तारक मेहता के उल्टा चश्मा का बागा, आगे क्या देखने को, पीछे। जी हां, यहां लंबार कर्वेचर क्या हो गया, घूम चुका है और यहां क्या होगा, थोरेसिक कर्वेचर घूम चुका है। स्कोलियोसिस का मतलब पूरा का पूरा एस शेप में देखने को मिले। राइट आंसर सी चला जाएगा। राइट आंसर क्या चला आएगा, सी वाली का एस वाली कंडीशन, और इसको बोलेंगे स्कोलियोसिस। दैट्स क्लियर, याद रख लेना। काइफोसिस बूढ़े लोगों में, लॉर्डोसिस का मतलब आगे की तरफ घूम गया है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए इन्फेंट डिलीवर बाय द सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन से जन्म लेने वाले बच्चे के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा नजर आएगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने अभी तक इस क्लास को अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, हर एक यूपी एनएचएम वाले बच्चे तक। जी हां, मिलवाउकी ब्रास काम में लेते हैं बच्चों में डियर, शेयर कीजिएगा मैक्सिमम बच्चे तक, हर एक उस बच्चे को जोड़ देना दोस्तों। कॉम्प्लिकेशन पूछा है, सिजेरियन का मतलब ऑपरेशन करने से बच्चे में रिस्क होती है भैया जी किसकी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की। हाइपोथर्मिया, बच्चे का टेम्परेचर, हाइपरथर्मिया और एनीमिया का बच्चे पे कोई असर नहीं होगा। क्लियर हो गया। राइट आंसर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जाएगा, ए आंसर करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया डियर। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंट्राओसियस इंजेक्शन। इंट्राओसियस का मतलब इंजेक्शन कहां लगाने जा रहे हो, इंजेक्शन ओसियस। वेन का मतलब वेन में स्पाइनल कैविटी नहीं होगा। या राइट आंसर क्या चला जाएगा, बोन मेरो। राइट आंसर क्या चला जाएगा, बोन मेरो। इंट्राथीकल होता है स्पाइनल कॉर्ड में, कौन सा होता, इंट्राथीकल बोलते हैं। क्लियर हो गया। बाकी आपको सारे के सारे इंट्रा जॉइंट वगैरह सारे पता ही हैं, वेन में लगेगा, आर्टरी में लगेगा। नेक्स्ट, रोबर्ट साइन किसको बोलोगे भैया जी, रोबर्ट साइन किस कंडीशन में देखने को मिल रहा है। पहला बोल रहा है गोनेड्स एजेनेसिस इन द फीटस, दूसरा बोल दिया डाउन सिंड्रोम जो क्रोमोसोम 21 से होता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन या इंट्रा यूट्राइन डेथ। रोबर्ट साइन और स्पाल्डिंग दो साइन देखने को मिलते हैं भैया जी, एक रोबर्ट साइन होगा, एक होगा स्पाल्डिंग साइन, एक देखने को मिलेगा स्पाल्डिंग साइन। तो रोबर्ट और स्पाल्डिंग साइन ये दोनों के दोनों आपको कहां देखने को मिलेंगे, तो जवाब देना है इंट्रा यूट्राइन डेथ। अगर बच्चा अपने मां के पेट में ही मर जाता है, अगर बच्चा अपने मां के पेट में ही मर जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, इंट्रा यूट्राइन डेथ। यूट्रस में ही बच्चे की क्या हो गई है, डेथ हो गई। यूट्रस में ही बच्चे की क्या हो गई है भैया जी, डेथ हो गई है। क्लियर है। वहां आपको दो चीजें नजर आएगी, रोबर्ट साइन और स्पाल्डिंग साइन। रोबर्ट साइन का मतलब क्या हो गया, उसके जी हां हार्ट के चेंबर में हवा भर जाएगी, और स्पाल्डिंग साइन का मतलब उसकी जो बोन होगी वो ओवरलैपिंग होकर के क्या हो जाएगी, फ्यूज होना शुरू हो जाएगी, यानी हड्डियां जुड़नी शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गया। ये कहां नजर आएगा, आईयूडी वाली कंडीशन में। रोबर्ट साइन और स्पाल्डिंग ये दोनों यहां देखने को मिलेगा। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन का मतलब ग्रोथ कम हुई, डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 और गोनेडियल एजेनेसिस नहीं होगा भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रिक्शन ओवर द स्किन। फटाफट से जवाब दीजिएगा डियर। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है लेकिन क्या नहीं कर रहा, कमेंट। किसी भी बॉडी के ऊपर क्या लगा रहे हो, स्किन के ऊपर कोई भी दवाई लगाना, कंडीशन के इंस्टिलेशन कहां करते हो, आई में करना, ईयर में करना, और भैया जी एनिमा। किसी भी बॉडी कैविटी में लिक्विड कंडीशन या लिक्विड मेडिसिन को डालना, कंडीशन क्या कहलाती है, इंस्टिलेशन। इंसप्लेशन का मतलब गैसियस फॉर्म में कोई भी मेडिसिन कैविटी में डालना। इनेक्शन का मतलब क्या करना, फ्रिक्शन करना, घर्षण करना, रगड़ देना। इंसर्शन का मतलब कोई भी चीज को इंसर्ट करना। क्लियर है। इंसर्शन में क्या चला जाएगा, रेक्टल सपोसेटरी। क्या चला जाएगा, रेक्टल सपोसेटरी। यहां राइट आंसर क्या होगा, सी। कोई भी बॉडी के ऊपर क्रीम वगैरह लगा रहे हो, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बेंडल्स रिंग इज ए कोल्ड। बेंडल्स रिंग किसको बोला जाता है, तो याद रख लेना ये फीमेल का यूट्रस जो प्रेगनेंसी के दौरान घूम करके जब बच्चा डिलीवर होने वाला होता है तब कैसा हो जाता है, ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और नीचे की तरफ ये क्या देखने को मिलेगा, डायलेट हो जाएगा। ये वाली कंडीशन नजर आएगी। तो यहां एक टेम्परेरी रिंग बनती है जो कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए बनती है, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन रिंग। उसको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन रिंग, जो प्रेगनेंसी में नजर आती है। जैसे ही प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है वो ठीक हो जाती है, लेकिन अगर वो क्या बन जाती है, परमानेंट, वो अगर क्या बन गई है भैया जी, परमानेंट, जिंदगी भर के लिए, वो कंडीशन क्या कहलाती है, बेंडल्स रिंग। तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिंग नहीं होगी, सोसेंटर रिंग नहीं होगी, सर्वाइकल डिस्टोल्सिया नहीं होगा।
राइट आंसर क्या चला जाएगा? अरे भैया जी थोड़ी सी आपकी भैंस ने धोखा खा लिया है, वापस से क्वेश्चन को पढ़ो। मैंने पूछा है बेंडल्स रिंग को क्या बोलोगे, तो कॉन्ट्रैक्शन रिंग तो होती है नॉर्मली, जो कॉन्ट्रैक्शन आया तब ये रिंग बनी, कॉन्ट्रैक्शन गया ये रिंग हट गई, लेकिन बेंडल्स रिंग क्या बन गई है? परमानेंट बन गई है, जो एबनॉर्मल है परमानेंट बन गई है या पैथोलॉजिकल बन गई है या एबनॉर्मल है, इसको बोलते हैं रिट्रैक्शन रिंग। इसको क्या बोलेंगे? रिट्रैक्शन रिंग बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो ये दो चीजें देखने को नजर आएगी वहां। बहुत बढ़िया जी हाँ, कमेंट राफेल बन गया, यही तो बनाता है द एक्शन ऑफ द नर्सिंग, द एक्शन फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। कौन सी फेज के दौरान आप एक्शन करोगे? तो पहला बोल रहा है असेसमेंट, असेसमेंट में अपन जानकारी लेंगे मरीज से, तो इसमें कोई एक्शन नहीं करेंगे। डायग्नोसिस में मरीज का डायग्नोसिस करेंगे, इसमें भी कोई एक्शन नहीं लेंगे। इवैल्यूएशन के अंदर अपन वापस से मरीज को इवैल्यूएट करेंगे, यहां पर भी कोई एक्शन नहीं लेंगे। एक्शन कब किया जाता है? जब, याद रख लेना, जब मरीज का ट्रीटमेंट करेंगे, और ट्रीटमेंट मरीज का किस फेज में किया जाता है? इंप्लीमेंटेशन। जैसे मैं हॉस्पिटल में आपके पास में आया, मैंने आकर के बोला कि मेरा सर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, ये क्या हो गया? असेसमेंट। जैसे ही मैंने बोला कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ, आपने बोला पायरेक्सिया, डायग्नोसिस हो गया। अब आपने बोला कि जाकर के इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगवा लो या इंट्रावीनस आपको पीसीवी लगा लो। क्लियर हो गया? जी हाँ, पीसीएम लगवा लो। तो ये क्या हो गया? इंप्लीमेंटेशन, यानी ये एक्शन फेज आती है, इसी को बोलते हैं एक्शन फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्री टर्म बेबी। प्री टर्म वाली कंडीशन कब बोला जाएगा? कौन से बेबी को प्री टर्म बेबी के अंदर काउंट करोगे भैया जी? बिफोर 37 वीक की प्रेगनेंसी को बोला जाता है प्री टर्म, और 42 वीक के बाद की प्रेगनेंसी को क्या बोलोगे? पोस्ट टर्म बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? पोस्ट टर्म बोलेंगे। क्लियर हो गया? और इसको क्या बोले सर? इसको टर्म बोल दें, इसको क्या बोल दें? टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगर आपको क्लास ठीक लग रही है तो लाइक जरूर कर देना भैया जी, ठीक लगे तो लाइक कर देना, वरना शेयर जरूर करना। क्वेश्चन ने पूछा है व्हेन प्रकाशिंग ए नॉर्मल लंग साउंड विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड शुड बी हियर। अरे नॉर्मल लंग साउंड कैसा सुनाई देगा आपको? नॉर्मल लंग साउंड, जैसे ही मैंने आपके क्या किया, स्टेट लगा करके आपके फेफड़ों का साउंड सुना। और नॉर्मल साउंड किसको बोलेंगे भैया जी? नॉर्मल साउंड। तो पहला बोल रहा है टिम्पैनिक साउंड नॉर्मल होता है, दूसरे ने बोला है हाइपर रेजोनेंस नॉर्मल होता है, तीसरे ने बोला है डलनेस नॉर्मल होगी। क्या बात है, आंकड़ा बढ़ रहा है, इसका मतलब ठीक लग रही है। लास्ट बोल रहा है रेजोनेंस, तो याद रख लेना रेजोनेंस इज ए नॉर्मल लंग साउंड। ये क्या होती है? नॉर्मल लंग साउंड के अंदर काउंट होगी, नॉर्मल लंग साउंड। और हाइपर रेजोनेंस क्या होती है? एबनॉर्मल होती है। ये क्या होती है? एबनॉर्मल या इन्फ्लामेशन को बताएगी। किसको? इन्फ्लामेशन को। टिम्पैनिक नहीं होगा, डलनेस वगैरह यहां नहीं देखने को मिलेगी। चले आगे, बहुत बढ़िया डियर, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एबॉर्शन वाली कंडीशन कब बोलोगे? फटाफट से जवाब दीजिएगा। एबॉर्शन वाली कंडीशन कब बोला जाएगा? अबॉर्शन इज ए टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर विच वीक? 16 वीक, 12 वीक, 10 वीक या 24 वीक? अबॉर्शन वाली कंडीशन कब बोलोगे? एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है लेकिन क्या नहीं कर रहा है। कमेंट कीजिएगा डियर, तभी खुद को कॉन्फिडेंट करोगे। बहुत बढ़िया, राइट आंसर क्या चला गया? डी। राइट आंसर क्या चला गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया? चॉइस ऑफ द फ्लूइड इन द बर्न पेशेंट। अरे बर्न वाले मरीज के अंदर मैंने बताया था पार्कलैंड फॉर्मूला काम में लेना है। राइट आंसर क्या चला जाएगा? आरएल देनी है। 4 ml के अनुसार आपको मरीज को क्या देनी है? आरएल देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमनली कहां देखने को मिली? तो यही याद रख लेना, एक तो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहां होता है आपका मोस्ट कॉमनली? तो एम्पुला में। कहां होता है? एम्पुला में। और मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहां होती है? तो भी जवाब दे देना, एम्पुला में ही भी होती है। ओवेरी में होगी, एब्डोमिन में होगी, सर्विक्स में होगी? नहीं। इसी को क्या बोलते हैं? ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल का मतलब फेलोपियन ट्यूब में होती है। ट्यूबल का मतलब कहां होगी? फेलोपियन ट्यूब में देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया? फेलोपियन ट्यूब के पार्ट तो सारे पता है ना भैया जी, ये फंडस वाला हिस्सा, इसके बाद में ये क्या आ गया? इंट्राम्यूरल, उसके बाद में ये इस्तमस, इस्तमस से एम्पुला, एम्पुला से इनफंडिबुलम, और ये फिम्ब्राई। क्या क्या देखने को मिला? इसको क्या बोलोगे? इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल बोलेंगे। यहां क्या नजर आएगा? चलिएगा, ये 1 नंबर पार्ट हो गया, ये 2 नंबर, इसको बोलेंगे इस्तमस।
इसको क्या बोलेंगे, इस्तमस बोलेंगे। ये पार्ट कौन सा आ गया, ये आपका एम्पुला आ गया, और एम्पुला के बाद में ये कंडीशन कौन सी आ गई, इनफंडिबुलम। क्या आ गया, इनफंडिबुलम बोलेंगे। और ये लास्ट में आगे कौन सा नजर आएगा, फिम्ब्राई। क्या नजर आएगी, फिम्ब्राई, जिससे ओवेरी जुड़ी होती है। क्लियर हो गया। राइट आंसर इसका क्या चला गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया भैया जी, हेल्प सिंड्रोम इज ए कॉम्प्लिकेशन। हेल्प सिंड्रोम किसमें देखने को मिलेगा, हीमोलाइसिस। जी हां, हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट। हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट किस कंडीशन में देखने को मिलेगी, तो आपको जवाब देकर के आना है, प्री एक्लेम्सिया का कॉम्प्लिकेशन होता है। और इनको ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलेगी, MgSO4 ड्रग ऑफ चॉइस होती है। क्लियर हो गया। प्री एक्लेम्सिया में सीजर आएगी नहीं, सीजर किस में आएगी, एक्लेम्सिया में। एक्लेम्सिया का मतलब इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, मरीज में एडिमा होगा साहब, मरीज में प्रोटीन यूरिया होगा, मरीज का ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मरीज के अंदर क्या देखने को मिलेगी, सीजर नजर आएगी। लेकिन ये तीनों चीजें कहां, यहां पर भी होती है, यानी एक सीजर एक्स्ट्रा हो जाती है। दोनों की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, MgSO4। लेकिन हमेशा प्रायोरिटी के अंदर जवाब क्या जाता है, तो जवाब जाता है मरीज की सेफ्टी। प्रायोरिटी में जवाब क्या देकर के आना है आपको, हमेशा मरीज की सेफ्टी। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों ने आज की क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। MgSO4 का एंटीडोट क्या होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट होगा। पैरासीटामोल का एंटीडोट क्या होगा, तो N-एसिटाइलसिस्टीन होगा। हिपेरिन का एंटीडोट प्रोटामाइन होगा। विटामिन के, वारफिरिन का एंटीडोट विटामिन के होगा। ये इंपॉर्टेंट 2-4। और यूनिवर्सल कौन सा होता है, कोमा कॉकटेल या चारकोल आपका यूनिवर्सल एंटीडोट होता है, ये भी याद रखिएगा। आई होप आप सभी लोगों ने आज की क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। दोस्तों कल के पेपर के अंदर शेर की तरह दाड़ के आना, याद रख लेना। आज जो चीजें पड़ी है, जो इतने दिन से मेहनत कर रहे हो, आपके स्ट्रगल को सलाम है। याद रख लेना, आपको दिमाग में यही रखना, आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू इट। दुनिया में सबसे ज्यादा नॉलेज है, तो कल के सेंटर पे आपको यही मानना है। आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर क्वेश्चन कोई आपको नहीं आता है तो हाथों हाथ बोल देना, मुझे नहीं आता है। इसका मतलब पूरे भारत में किसी को नहीं आता। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट रखोगे तो बहुत अच्छा करके आ जाओगे। एक भी क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आराम से क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़नी है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कॉन्फिडेंट होना है। और आराम से अच्छी नींद लेना रात को, बिल्कुल परेशान मत होना। सुबह टाइम से सेंटर पे पहुंच जाना, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सेंटर पे जाने के दौरान आराम से अपनी जगह को ले लेना, अच्छे से पेपर को अटेंड करना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वही जवाब देना। ज्यादा हवा में बिल्कुल उड़ने की कोशिश मत करना कि मुझे नहीं आता है, तो पैनिक भी नहीं होना है। और ज्यादा आते हैं तो भी पैनिक नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। अच्छे से पेपर को अटेंड करना, बहुत अच्छा करके आ जाओगे, ये मुझे उम्मीद है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्तों, और जीत का कोई भी विकल्प नहीं होता। तो जीत के आएगा, जीत के दिखाना है, क्योंकि अब इतनी मेहनत की है तो अब आपको रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है। शेर की तरह दाड़ के आना कल के पेपर के अंदर। आज के लिए इतना ही। बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ और कर दिखाइएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कल मिलेंगे शाम को 4:15 बजे 360 डिग्री सीरीज के साथ।